पुस्तक 9 अध्याय 1 पुस्तक 9 तलवारें अमर हवेली। जंगल की असली ताकत। आलीशान विशाल हॉल के बाएं या दाएं दोनों तरफ एक विशाल दिव्य पशु विराजमान है। वे अपनी आभाएं बेतहाशा बिखेर रहे हैं, लेकिन फिर भी हॉल के ऊपरी हिस्से में बैठा मुस्कुराता हुआ काले वस्त्रधारी आदमी हर किसी को खुद से कहीं ज्यादा मानसिक रूप से प्रताड़ित महसूस करा रहा है। म्याऊं टिल्डर टिल्डर। अचानक काले वस्त्रधारी आदमी की जांघों पर बर्फीली बिल्ली धीरे से म्याऊं करती है। तुरंत ही ड्रैगन रॉकी शेर और होंग लुवान अपनी आभा को पूरी तरह से दबा देते हैं। ड्रैगन रॉकी शेर अब एक छोटे पहाड़ जैसा दिखता है, जबकि होंग लुवान धीरे धीरे अपने आसपास की लपटों को अपने शरीर में समाहित कर लेता है। इसके विपरीत बर्फीली बिल्ली अपनी सुनहरी आंखों से सबको घूरती है। विशेषज्ञ। सबके चेहरे का रंग एकदम बदल जाता है। सिर्फ एक नजर से ही वे बता सकते हैं कि यह बर्फीली बिल्ली बिल्कुल विशेषज्ञ है, बल्कि एक महाविशेषज्ञ भी। बर्फीली बिल्ली अपनी पूंछ हिलाती है, फिर आंखें बंद कर लेती है और फिर से काले वस्त्र वाले आदमी की जांघों पर चुपचाप लेट जाती है। यान मो एजियो ड्रैगन काले वस्त्र पहने आदमी को देखता है। उसकी पुतलियां सिकुड़ रही हैं। यान मो नाम का वह काले वस्त्रधारी आदमी मुस्कुराते हुए कहता है, देवियों और सज्जनों, कृपया ज्यादा औपचारिकता न निभाएं। मुझे कुछ समय पहले ही अपने जंगल में आपकी गतिविधियों के बारे में पता चल गया था। आइए पहले बैठिए, फिर हम धीरे धीरे बात करेंगे। ऐसी कई बातें हैं जिनके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। फिलहाल हॉल के निचले हिस्से के बाएं और दाएं दोनों तरफ पत्थर की कुर्सियों की कतार लगी हुई है। एक ठंडी गुनगुनाहट के साथ बूढ़ा सन की 3 आंखों वाला कुर्सियों की बाईं पंक्ति में सबसे पहले जाता है और सीधे पहली सीट पर बैठ जाता है। इसके बाद यी दा धीरे से सांस लेता है और मुस्कुराते हुए कहता है, दिलचस्प दिलचस्प, अब तो सब कुछ और भी दिलचस्प होता जा रहा है। ये कहते हुए वह भी बैठ जाता है। बाकी लोग भी एक एक करके बैठ जाते हैं, सिवाय एजियो ड्रैगन और टैंग शान के, जो खड़े रहते हैं। नीला ड्रैगन अपने ऊपर काले वस्त्र पहने आदमी को गंभीर भाव से घूर रहा है। उसके बगल में टैंग शान भी उसका अनुसरण कर रहा है। अचानक नीला ड्रैगन कहता है, यान मो, तुम अभी भी हमारे सामने ब्रह्म की तकनीक का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि इससे हम मूर्ख बन सकते हैं? काले वस्त्र पहने आदमी के मुंह के कोनों पर एक मुस्कान उभरती है। आप सही हैं। वह अचानक एक सामान्य व्यक्ति से एक अजगर के सिर वाले व्यक्ति में बदल जाता है। काले वस्त्र पहने यह व्यक्ति एक अजगर निकलता है। वह 9वें स्वर्ग के 9वें क्लेश से नहीं गुजरा है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह पूर्ण मानव रूप धारण नहीं कर सकता। सामान्यतः केवल वे ही लोग जो ब्रह्म तकनीक के उपयोगकर्ता के समान या उससे अधिक शक्तिशाली होते हैं उसे देख सकते हैं। मुझे आश्चर्य है कि तुम मेरी ब्रह्म तकनीक को देख सकते हो। यान मो उत्सुकता से एजियो ड्रैगन को देखता है। इस यान मो का सिर एक काले ड्रैगन का है। उसके सींग और भी तीखे हैं और उसका आभास एजियो ड्रैगन से भी ज्यादा जबरदस्त है। वह कोई और नहीं बल्कि एक काला ड्रैगन है। ड्रैगन कुल में भी काले ड्रैगन एक ऐसी उपप्रजाति है जिनका आक्रमण बेहद शक्तिशाली होता है। नीला ड्रैगन कुर्सियों की बाईं पंक्ति में जाता है, एक सीट लेता है और उदासीन मुस्कान के साथ कहता है, आपकी शक्ति का स्तर बहुत ऊंचा है, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं अभी भी आपके भ्रमों को नहीं देख पा रहा हूँ। लेकिन मैं उस बर्फीली बिल्ली का असली रूप पहचान सकता हूँ। यह एक दिव्य राक्षस जेचू होना चाहिए, है ना? किम यू हैरान है। इतनी सारी जियूज़ेन किताबें पढ़ने के बाद उसे जेचू के प्रसिद्ध नाम का भी अंदाजा हो गया होगा। इस जेचू में भी ड्रैगन रॉकी शेर की तरह ड्रैगन का खून है, जो एक ड्रैगन और एक फियरी रॉकी शेर से पैदा हुआ है। तो क्या हुआ अगर ऐसा है? तुम सिर्फ इसी से मेरी ब्रह्म तकनीक खोज सकते हो, यान मो मुस्कुराते हुए बोला। हालांकि नीला ड्रैगन कहता है, ड्रैगन रॉकी शेर, हांग लुवान और जेचू, ये सभी दिव्य जानवर हैं। इसके अलावा ये जंगल राक्षसी जानवरों की दुनिया है। अगर तुम दिव्य जानवर नहीं होते तो शक्तिशाली होने के बावजूद इन तीनों दिव्य जानवरों को अपने अधीन करना तुम्हारे लिए असंभव होता। यान मो ने सिर हिलाकर प्रशंसा की। ये सच है, दैवीय जानवर घमंडी होते हैं। भले ही दूसरे राक्षसी जानवर कितने भी शक्तिशाली क्यों न हों, वे आमतौर पर उनके आगे नहीं झुकेंगे जब तक कि शक्ति में अंतर बहुत ज्यादा न हो। एजियो ड्रैगन आगे कहता है, इसलिए मुझे पता चला कि तुम एक दिव्य दैत्य हो। इसके अलावा तुमने कहा था कि तुम केवल निर्जन प्रदेश के सबसे बाहरी शासक हो, इसलिए मैंने सोचा तुम्हें 9वें स्वर्ग के 9वें स्वर्ग के क्लेश पर विजय नहीं मिलनी चाहिए थी। अगर सबसे बाहरी शासक भी इस क्लेश से गुजरा होता तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि आंतरिक भागों के विशेषज्ञ कितने शक्तिशाली होते हैं। स्मार्ट, मैं वास्तव में 9 से 9 स्वर्ग के क्लेश से नहीं गुजरा हूँ। एक दिव्य पशु होने के नाते जो 9वें स्वर्ग के 9वें कष्टों से नहीं गुजरा है। आप स्वाभाविक रूप से एक पशु प्रधान व्यक्ति हैं, इसलिए मैंने निष्कर्ष निकाला कि आप ब्रह्म का उपयोग कर रहे हैं। नीला ड्रैगन दृढ़ता से कहता है, पा। यान मो मुस्कुराते हुए ताली बजाता है। बुरा नहीं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारा दिमाग इतना तेज होगा, एजियो ड्रैगन। ठीक है, तुम्हारे हाव भाव और आंखों के भाव देखकर लगता है कि तुम सबके मन में कई सवाल होंगे। बेझिझक मुझसे पूछ सकते हो। इतना कहने के बाद यान मो सबकी ओर देखता है। काले ड्रैगन का सिर एजियो ड्रैगन के सिर से भी ज्यादा क्रूर लग रहा है, इसलिए भले ही यान मो के मुंह के कोने मुस्कुराहट में मुड़े हुए हैं, फिर भी हर कोई उससे थोड़ा डरा हुआ है। आखिरकार काला ड्रैगन एक दिव्य जानवर है जिसका आक्रमण एजियो ड्रैगन से भी ज्यादा शक्तिशाली है, और यह काला ड्रैगन एजियो ड्रैगन से भी ज्यादा शक्तिशाली है। दरअसल मेरी शक्ति का स्तर ज्यादा नहीं है। मैं अभी मध्य कोंगमिंग चरण पर ही हूँ और दूजी चरण से अभी कुछ दूरी पर हूँ। यान मो ने बर्फीली बिल्ली को हल्के से हाथ से सहलाया और मुस्कुराते हुए कहा,
मध्य कोंगमिंग चरण अभी भी उच्च नहीं है। किम यू और बाकी लोग कुछ देर के लिए अवाक रह जाते हैं। मध्य कोंगमिंग अवस्था के दिव्य राक्षस के रूप में ये यानमो एजियो ड्रैगन से ठीक एक स्तर ऊपर है, जो अभी अभी प्रारंभिक कोंगमिंग अवस्था तक पहुंचा है। फिर भी उनके बीच शक्ति का अंतर बहुत ज्यादा नहीं है। अगर सभी एकजुट हो जाएं, तो वे उसे निश्चित रूप से वश में कर सकते हैं। भाई यानमो, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, यीदा मुस्कुराते हुए कहते हैं। यममो मुस्कुराते हुए सिर हिलाते हुए कहता है, कृपया पूछिए भाई यीदा। बैंगनी ज्वाला शैतानी कालकोटरी के बैंगनी बालों वाले कालकोटरी राजा से। ये शब्द सुनकर सबके दिल दहल जाते हैं, क्योंकि जंगल का ये सबसे बाहरी शासक, ये रहस्यमयी यानमो विदेशी जियूज़ेन दुनिया के बारे में बहुत अच्छी तरह जानता है। हालांकि वो उनसे पहले कभी नहीं मिला था, अब वो उनमें से एक को दूसरे से आसानी से अलग पहचान सकता है। दुश्मन को उनके बारे में स्पष्ट जानकारी है, लेकिन उन्हें उसके बारे में लगभग कुछ भी पता नहीं है। यीदा आगे कहते हैं, भाई यानमो, अभी अभी आपने कहा कि आप 9वीं जेड तलवार के धारक हैं। क्या आपके हाथ में जेड तलवार हो सकती है? लेकिन आपको 9 तलवारों वाले अमर भवन के व्यवसाय के बारे में कैसे पता चला? यीदा को ये समझ में नहीं आता है कि यानमो को 9 तलवारों वाले अमर भवन के बारे में कैसे पता चला, क्योंकि भले ही यानमो विदेशी जियूज़ेन दुनिया के बारे में जानकारी एकत्र कर सकता है, लेकिन यह मामला एक रहस्य है जो केवल विदेशी जियूज़ेन दुनिया के शीर्ष स्तर के लोगों को ही पता है। यानमो मुस्कुराते हुए कहता है, इस बारे में बात करते हुए यह वाकई बहुत खतरनाक था। यहाँ से कई हजार लीग दूर मेरा ब्लैक ड्रैगन सिटी है। अतीत में जब मुझे पता चला कि आप सभी जंगल में आ गए हैं, तो बाहरी शासक होने के नाते मुझे आपके साथ विनम्रता से पेश आना था। इसलिए मैंने जिंदन मंच और उससे ऊपर के सभी शिवयाओवादियों को ब्लैक ड्रैगन सिटी के आसपास के क्षेत्र में इकट्ठा होने का आदेश दिया। ब्लैक ड्रैगन क्षेत्र। जब सभी लोग ये सुनते हैं तो उन्हें अचानक समझ में आता है। ये पता चला कि उन्होंने कोई भी भयानक राक्षसी जानवर नहीं देखा, क्योंकि यानमो ने पहले ही इन जानवरों को ब्लैक ड्रैगन डोमेन में इकट्ठा होने का आदेश दिया था। जाहिर है बाद में थोड़ी गलतफहमी हुई। हाल ही में चेतावनी के बावजूद सैनिकों का एक समूह ब्लैक ड्रैगन के क्षेत्र में घुस आया। अरे यार, मेरा अधीनस्थ ड्रैगन रॉकी शेर थोड़ा गुस्सैल स्वभाव का है, इसलिए उसने अचानक उन सबको मार डाला। हालांकि चेतावनी न मानना उनकी गलती थी, लेकिन उनका इस तरह नरसंहार करना बहुत ही खूंखार था, है ना? यानमो ने एजियो ड्रैगन को देखते हुए कहा। महाराज, मैं जल्दबाज था। मुख्य हॉल में एक गहरी आवाज गूंजती है। सब लोग आवाज के स्रोत की ओर देखते हैं। यह कोई और नहीं बल्कि वह ड्रैगन रॉकी शेर है, जो एक छोटे पहाड़ जैसा है। एजियो ड्रैगन उदासीन मुस्कान के साथ कहता है, ड्रैगन रॉकी को ज्यादा दोष देने की जरूरत नहीं है भाई यानमो। मेरे मातहत इस मामले में वाकई गलत थे। हालांकि वे पहले ही मारे जा चुके थे। मुझे इस बारे में कोई शिकायत नहीं है। उसने ऐसा कहा, लेकिन किसी ने उसकी बातों पर सचमुच विश्वास नहीं किया। विषय मत बदलो, यीदा भौहें चढ़ाते हुए कहता है। यानमो सिर हिलाते हुए कहता है, बहुत समय पहले मेरी सेनाओं ने इस जगह की खासियत का पता लगाया था। जिस प्रवेश द्वार से आप सब गुजरे, वह शांत गहरी गुफा, क्या आपको लगता है कि वह अनोखी है? हर कोई चौंक गया। क्या ऐसा हो सकता है कि शांत गहरी गुफा अपनी तरह की एकमात्र गुफा नहीं है? ऐसा नहीं है। कुल मिलाकर 8 गुफाएं हैं। 9वीं जेड तलवार का पूरा सुरक्षित स्थान एक बहुत ही गहरी संरचना के अनुसार बनाया गया है। अतीत में मैं अपने अधीनस्थों के साथ एक और शांत गहरी गुफा से होकर अंदर गया था और अंततः एक बड़ी गुफा में पहुंचा था। 9 मार्गों में से एक को चुनने का विकल्प मिलने पर मैंने अपने अधीनस्थों की मदद से उन मार्गों की जांच की। सौभाग्य से मेरे द्वारा भेजे गए 9 अधीनस्थों में से एक बच गया, जबकि बाकी मर गए। जीवन के उस मार्ग से गुजरने के बाद मैं अंततः इस स्थान पर पहुंचा और 9वीं जेड तलवार प्राप्त की। यानमो मुस्कुराते हुए सभी की पीठ की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, सब लोग अपने पीछे देखो। जीवन के ठीक 8 मार्ग हैं। यहाँ 8 शांत गहरी गुफाएं हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से यहाँ 8 बड़ी गुफाएं, 72 मार्ग और 8 जीवन मार्ग हैं। ओह, अपने मातहतों के साथ गलियारों की जांच कर रहे हो? 8 मर गए, एक बच गया। डी लॉन कहता है, भाई यानमो, आपने कहा था कि आपके भेजे मातहतों में से एक बच गया। हमने भी यही तरीका अपनाया था, लेकिन हमने जिन 9 गलियारों में लोगों को भेजा था, वे सब क्यों मर गए? यानमो बहुत प्रसन्न दिखते हुए एक बड़ी मुस्कान देता है। सिद्धांततः जो कोई भी जीवन पथ पर जाता है उसे जीवित रहना चाहिए, लेकिन वह जियूजेनिस्ट इसलिए मर गया क्योंकि मैंने उसे मार डाला। वह जवाब देता है। सबके चेहरे पर एक अजीब सा भाव है। अब उन्हें आखिरकार समझ आ गया कि 9 मार्गों में प्रवेश करने वाले सभी जियूजेनिस्ट क्यों मर गए। यानमो ने उनमें से आखिरी को मार डाला। हालांकि यानमो ने ऐसा करके थोड़ी अति कर दी थी। क्या ये सबको मौत के रास्ते में धकेलने जैसा नहीं है? यदि उनके पास 9वीं जेड तलवार की खोज करने की कोई विधि नहीं होती, तो उन्हें प्रवेश करने के लिए यादृच्छिक रूप से एक मार्ग चुनना पड़ता, जिससे निश्चित रूप से उनमें से अधिकांश मारे जाते। बूढ़ा सन की 3 आंखों वाला कई बार ठंडी हंसी के साथ कहता है, यानमो, तुम थोड़ा ज्यादा ही आगे निकल गए। तुमने जो किया वो हमें मौत के रास्ते से मारने की कोशिश करने जैसा ही है। किसने सोचा था कि तुम ये सब जाहिर करने की हिम्मत करोगे और यहाँ हमसे सीधे मिलने की भी हिम्मत करोगे? क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि हम तुम पर हमला कर देंगे? एजियो ड्रैगन, यीदा, रेवरेंट यानजू और अन्य सभी यानमो को देखते हैं, जिसमें होफी जैसे प्रथम श्रेणी के विशेषज्ञ और वे लोग शामिल हैं जो उनसे कुछ कमजोर हैं, जैसे किन यू, हे यू, डी लॉन्ग, डी जियान, सी टू जू, जियाओ जियू,
रेवरेंड हुओ तियान और रेवरेंड डिफेंग, जिनके पास कोंगमिंग स्टेज अपराध है। इस समय विदेशी जियूजेन दुनिया का हर व्यक्ति निस्संदेह एक ही पक्ष में खड़ा है। हाँ, तुम अब भी लड़ना चाहते हो? यान मो ने अपना चेहरा ऊपर की ओर किया और बिना किसी डर के जोर से हंस पड़ा। सही कहा, अगर तुम सब मिल जाओ तो तुम सचमुच मुझसे एक कदम आगे निकल सकते हो। लेकिन क्या तुम सब पागल हो गए हो? जब मैं यहाँ बैठने की हिम्मत करता हूँ तो मैं तुमसे निपटने के कुछ तरीके कैसे नहीं जानता? सभी की पुतलियां सिकुड़ जाती हैं। काका यान मो, मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने उस आदमी को क्यों मारा जो जीवन के मार्ग में चला गया था। अगर हमें सचमुच पता न होता कि वह मार्ग कौन सा है और हम मृत्यु के मार्ग में ही मर गए होते तो हमारी जेड तलवारें मृत्यु के मार्ग में ही गिर जाती। 9वीं जेड तलवार के धारक होने के नाते क्या तुम मृत्यु के मार्ग में बाकी तलवारों को यूं ही देखते रह सकते थे? क्या तुम उस 9 तलवारों वाले अमर भवन की खोज छोड़ सकते थे? हो फेई ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा और बाकी सभी लोग उसका आशय समझ गए। जाहिर है इस यान मो के पास मृत्यु के मार्ग में सुरक्षित रूप से प्रवेश करने का कोई तरीका होना चाहिए। यान मो की आंखें चमक उठीं और वह हो फी को प्रशंसा भरी नजरों से देखने लगा। तुम वाकई बहुत होशियार हो बंदर। बुरा नहीं, जब मुझे 9वीं जेड तलवार मिली तो मैं इस महान संरचना का नियंत्रक बन गया। इसलिए स्वाभाविक रूप से जीवन और मृत्यु के सभी मार्ग मेरे नियंत्रण में हैं। कोई और मृत्यु के मार्ग में नहीं जा सकता, लेकिन मैं जा सकता हूँ। इस महान संरचना को नियंत्रित करें। एजियो ड्रैगन और अन्य सभी एक दूसरे को देखते हैं, उन्हें बुरा लग रहा है। कौन जानता है कि यह विशाल संरचना वास्तव में कितनी शक्तिशाली है? आखिरकार ये रहस्यमय संरचना किसी अमर प्राणी द्वारा छोड़ी गई थी, इसलिए इसमें कुछ विशेष आक्रमण हो सकते हैं। अगर यान मो इससे उन पर हमला करता है तो यह उनके लिए बहुत बुरा होगा। हुन्फ, यान मो ने ठंडी आवाज में हुन्फ कहा। उसके चेहरे का रंग अचानक बदल गया। तुम सब मेरी जेड तलवार छीनने के लिए मुझे मारना चाहते हो, है ना? एजियो ड्रैगन, रेवरेंड यानजू, किन यू और बाकी लोग भौहें चढ़ाते हैं। यान मो, जो कुछ देर पहले तक हंस रहा था, अब उसके रवैये में जबरदस्त बदलाव आया है, लेकिन वह फिर हंसता है। हाँ, मुझे हैरानी है कि तुम सब इतने डरे हुए हो। सच कहूँ तो यह मुख्य हॉल सुरक्षित है। हालांकि मैं इस संरचना को नियंत्रित कर सकता हूँ। मैं इस हॉल में तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन क्या मैं तुमसे डरूंगा? हालांकि अगर आप लोग सेना में शामिल हो जाएं तो आप लोग ऊपरी हाथ हासिल कर सकते हैं और मुझे बुरी तरह घायल कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए आप में से कुछ लोगों को मारना और फिर भाग जाना आसान होना चाहिए, है ना? यान मो ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। दरअसल अगर कोई मध्य कोंगमिंग अवस्था का दिव्य राक्षस उनमें से कुछ को मारकर भारी चोट पहुंचाने का जोखिम उठाकर भाग जाए तो उसके सफल होने की पूरी संभावना है। अगर यान मो पूरी ताकत लगा दे तो वह सबके साथ मर भी सकता है। यान मो मुस्कुराते हुए कहता है, मेरी हैसियत मत भूलना, मैं तो बस जंगल के सबसे बाहरी इलाके का शासक हूँ। तुम्हें पता होना चाहिए कि जंगल में बाहरी शासक के अलावा भीतरी शासक और केंद्रीय शासक भी होते हैं। अब सभी लोग अपने आप को संयमित रखें। आंतरिक शासक एक दाचिंग चरण का दिव्य पशु है। यान मो के शब्दों से सबके चेहरे का रंग बदल गया। दाचिंग चरण, और वह भी एक दिव्य पशु। यह एक शियुयाओवादी है जो स्तर 1 या स्तर 2 के अमर से भी ज्यादा दुर्जेय है और शक्ति में चौथे या 5वें क्लेश वाले ढीले अमर से भी आगे है। यान मो आगे कहते हैं, जंगल का केंद्र ज्यादातर आवारा राक्षसों द्वारा नियंत्रित है। केंद्रीय शासक पूरे जंगल का राजा भी है। किंवदंती के अनुसार वह 12वें क्लेश का एक आवारा राक्षस है। दुर्भाग्य से ये सिर्फ एक किंवदंती है। अपनी हैसियत के बावजूद मैं आंतरिक शासक से सिर्फ एक बार ही मिला हूँ। हर किसी की आंखें बाहर निकल आईं। किन यू भी बहुत डरा हुआ है। अराजक सूक्ष्म सागर में अमर और शैतान हैं, लेकिन किसने सोचा होगा कि इस जंगल के केंद्र में भी बड़ी संख्या में राक्षस हैं और उनमें से सबसे शक्तिशाली केंद्रीय शासक 12वें क्लेश का राक्षस भी है। यह एक किंवदंती है, लेकिन भले ही जंगल के केंद्र में 12वें क्लेश या 11वें क्लेश के राक्षस न हों, फिर भी 10वें क्लेश और 8वें क्लेश वाले राक्षस जरूर होंगे। यदि केंद्रीय वन्य क्षेत्र कुछ दुष्ट राक्षसों को भेज दे तो वे यहाँ सभी को उसी प्रकार मार डालेंगे जैसे चींटी को कुचलते हैं। यान मो आगे कहता है, तो बेहतर होगा कि तुम सब मेरे साथ शांति से बात करो। हम मिलकर उस 9 तलवारों वाले अमर भवन को ढूंढ लेंगे। अगर तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ गए तो मेरे पास कोई चारा नहीं बचेगा। मैं दूसरों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता हूँ, इसलिए मैं तुम पर हमला नहीं करूंगा। मैं सिर्फ यह 9वीं जेड तलवार और उस काले जेड केस में रखी जेड स्लिप भीतरी शासक को दूंगा। मुझे विश्वास है कि दाचिंग दिव्य पशु इन्हें पाकर बहुत खुश होगा। हर किसी के चेहरे का रंग बहुत बदल जाता है। अगर वे यान मो के साथ अमर हवेली खोलते हैं तो वे अभी भी मोलभाव कर सकते हैं, लेकिन अगर 9वीं जेड तलवार उस आंतरिक शासक एक दाचिंग चरण के दिव्य राक्षस को दे दी जाए तो शायद वह महाविशेषज्ञ उनसे मोलभाव करने के बजाय बाकी 8 जेड तलवारें लेने के लिए तुरंत सबको मार डालेगा। यान मो साफ तौर पर उन्हें धमका रहा है। ये तो जगजाहिर है कि मैं बहुत दिलदार और मिलनसार हूँ। क्या मैं सही कह रहा हूँ? जियाओजू, यान मो ने बर्फीली बिल्ली को सहलाते हुए कहा। म्याऊं टिल्डर टिल्डर। वह बर्फीली बिल्ली धीरे से चिल्लाती है। उसकी आवाज मुख्य हॉल में लगातार गूंजती रहती है। टिप्पणी, जेचू लेखक द्वारा बनाया गया एक जानवर है। यह असली नहीं है। जियाओजू बिल्ली का अनौपचारिक नाम है जिसका अर्थ है छोटी बर्फ। B9C1 का अंत। पुस्तक 9 अध्याय 2 तत्काल हत्याएं। यान मो मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन क्योंकि वे हॉल के ऊपरी हिस्से से सबको देख रहे हैं और उनके सीधे सादे शब्दों में दबाव है, इसलिए सभी को भारीपन का एहसास हो रहा है।
दबाव। ये दबाव न सिर्फ यान मो से आ रहा है बल्कि यान मो के पीछे जंगल की विशाल शिवयाओवादी शक्तियों से भी आ रहा है। यान मो, तुम सच में अब भी वैसे ही हो जैसे पहले थे। नीला ड्रैगन यान मो को देखते हुए खुद से बात करता है। उसके मुंह के कोनों पर एक हल्की सी निराशा भरी मुस्कान है। वह जानता है कि यान मो के लिए उसे याद रखना शायद नामुमकिन हो गया है, लेकिन वह यान मो को भूल नहीं सकता। अतीत का वह कमजोर, छोटा, अलग थलग और घमंडी व्यक्तित्व हमेशा से एजियो ड्रैगन के मन में रहा है। शायद ड्रैगन कबीले के यान परिवार में एजियो ड्रैगन यान लैंग की ही पीढ़ी का कोई भी व्यक्ति यान मो का नाम कभी नहीं भूल पाएगा। यी दा एक फीकी मुस्कान के साथ कहते हैं, भाई यान मो, आपने अभी जो कहा उससे हम वाकई दंग रह गए। तो पता चला कि हम विदेशी जियूज़ेन दुनिया से एक कुएं की तलहटी से आसमान को देख रहे थे। एक दाचिंग दिव्य राक्षस और एक 12वें क्लेश का ढीला दानव। अरे वाह, ये दोनों ही महारथी हैं जो दुनिया को उलट पुलट कर सकते हैं। यान मो धीरे धीरे बर्फीली बिल्ली की लचीली पूंछ को सहला रहा है, कुछ भी नहीं कह रहा है। ठीक है, आप 9 तलवारों वाले अमर भवन के उद्घाटन में भाग लेने वालों में से एक होंगे। क्या कोई इसके खिलाफ है? यी दा यूं ही सहमत हो जाता है। किम यू ओल्ड फ्रीक थरी आयड एजियो ड्रैगन और बाकियों को देखता है और फिर होफी के साथ मुस्कुराता है और कहता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं और मेरे भाई 9वीं जेड तलवार की खोज को भी गंभीरता से नहीं लेते। अगर भाई यान मो हमारे साथ आ जाए तो ठीक है। बूढ़ा सन की 3 आंखों वाला भी सिर हिलाकर कहता है, मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। जब बात इस मुकाम पर पहुंच गई है तो कोई भी असहमत नहीं होगा। रेवरेंड यानजू, एजियो ड्रैगन और बाकी सभी ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, एक बड़ी मुस्कान के साथ यान मो अचानक उठ खड़ा होता है और जोर से हंसता है। उसका चोगा अपने आप फैल जाता है मानो हवा में लहरा रहा हो। ये बहुत अच्छा है, चूंकि आप सब सहमत हो गए हैं तो बात आसान है। अब आइए अपनी 9 जेड तलवारों का इस्तेमाल करके उस 9 तलवारों वाले अमर महल का पता लगाएं। 9 तलवार अमर हवेली का स्थान, कोई जल्दी नहीं है। 9 तलवारों वाले अमर भवन की खोज करने से पहले हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। रेवरेंड यानजू ने तुरंत कहा। रेवरेंड यानजू सही कह रहे हैं। बेहतर होगा कि हम यहाँ से चले जाएं और फिर कभी बात न करें। डी लॉन्ग भी मुस्कुराते हुए कहता है। यान मो अचानक डी लॉन्ग की ओर देखता है और बर्फीले भाव से कहता है, आप कौन हैं? घटनास्थल पर मौजूद हर कोई शक की निगाहों से देख रहा है। यान मो के कुछ पल पहले के व्यवहार को देखते हुए उसे विदेशी जियूज़ेन की दुनिया के बारे में अच्छी तरह पता होना चाहिए था, लेकिन अब वह ये सवाल क्यों पूछ रहा है? क्या सिर्फ इसलिए कि वह डी लॉन्ग की इज्जत कम करना चाहता है? डी लॉन्ग को कोई आपत्ति नहीं है और वह तुरंत कहता है, मैं 9 दानवों के घराने का डी लॉन्ग हूँ। ओह, तुम तो उन 9 छोटे कीड़ों के बड़े भाई हो। अब तो सिर्फ 4 छोटे कीड़े बचे हैं, है ना? यान मो के स्वर में अहंकार झलक रहा था। जाहिर है वह 9 दानव हॉल को नीचे देखता है। डी लॉन्ग, डी जियान और डी शू के चेहरे का रंग बदल जाता है। हालांकि इसी समय वह बर्फीली बिल्ली अपनी सुनहरी आंखों से उन तीनों को घूर रही होती है। उनके हाव भाव फिर बदल जाते हैं और अंततः वे सचमुच अपना गुस्सा दबा लेते हैं। प्रतिद्वंद्वी मध्य कोंगमिंग अवस्था में है और एक दिव्य पशु भी है, जबकि वे केवल उत्तरवर्ती डोंगक्सू अवस्था के बैंगनी दानव जलीय ड्रैगन हैं। शक्ति में अंतर वास्तव में बहुत ज्यादा है। हाँ, तुम सब बाहर आना चाहते हो, है ना? खैर, मुझे भी पता है कि तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें यहाँ कैद करने के लिए इस विशाल संरचना का इस्तेमाल करूंगा, लेकिन तुम गलत समझ रहे हो। यान मो चंचल है। अब उसे लग रहा है कि उसके साथ अन्याय हुआ है। वह हॉल के निचले हिस्से में जाता है। हॉल के ऊपर अचानक जमीन की सतह तक जाने वाला एक रास्ता दिखाई देता है। सब लोग मेरे पीछे आओ। यान मो हवा में उड़ता है। फिर वह बर्फीली बिल्ली उसके पीछे उड़ती है। अचानक ड्रैगन रॉकी शेर और होंग लुवान के शरीर कई गुना से कुड़ जाते हैं। इसके बाद वे भी इसी रास्ते से जमीन की सतह पर उड़ जाते हैं। पेंगलाई अमर क्षेत्र, बैंगनी ज्वाला शैतानी कालकोठरी, नीले पानी की हवेली, नीला ड्रैगन पैलेस, 9 दानव हॉल और तार्कियर टॉवर के विशेषज्ञ सभी एक दूसरे को देखते हैं। हालांकि वे इस बात को लेकर निश्चिंत नहीं हैं कि यह रास्ता खतरनाक है या नहीं, लेकिन वे यहाँ रुक भी नहीं सकते, इसलिए अंततः उनके पास सावधानी से ऊपर की ओर उड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। सौभाग्य से यान मो कोई क्रूर कदम नहीं उठाता और अंततः सभी सुरक्षित जमीन की सतह पर पहुंच जाते हैं। जमीन पर पहुंचने के बाद वे बातचीत के स्थान के रूप में मैदान में एक क्षेत्र चुनते हैं। बर्फीली बिल्ली अब बिल्ली के सिर वाले इंसान में बदल गई है, जिसका शरीर बर्फीले फर की एक परत से ढका हुआ सा लग रहा है। वह यान मो के बगल में ठंडे भाव से खड़ी है और अपनी सुनहरी पुतलियों से हर किसी को अपनी इच्छानुसार देख रही है। इसके बाद सभी लोग मैदान की नरम घास पर पैर मोड़कर एक घेरा बनाकर बैठ जाते हैं। कुल 9 जेड तलवारें हैं। मुझे नहीं पता कि आपके पास कितनी हैं, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 9वीं जेड तलवार मेरे पास है। यान मो मुस्कुराते हुए कहता है। रेवरेंड यानजू कहते हैं, मेरे पेंगलाई अमर क्षेत्र में पहली तलवार है। यी दा कई बार हंसते हुए कहते हैं, मेरे पर्पल फ्लेम डेविलिश डंगोन में थोड़ी अधिक तलवारें हैं। तीसरी और 5वीं तलवारें, कुल मिलाकर 2 तलवारें। एजियो ड्रैगन कहता है, मेरे पास 2 जेड तलवारें हैं, चौथी और 7वीं। तार्कियर टॉवर में 8वीं तलवार है। किम यू कहता है। ग्रैंड फाउंडर थरी आयड हुन्फ के साथ कहते हैं, ब्लू वाटर मैंशन के पास केवल दूसरी तलवार है। डी लॉन्ग भी मुस्कुराते हुए कहते हैं, 9 दानव हॉल में छठी जेड तलवार है।
ये सुनकर यान मो ने डी लॉन्ग की ओर देखा और फिर जोर से कहा, मेरा मानना है कि हर किसी ने पहले से ही काले जेड मामलों में उन जेड पर्चियों को देखा है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि 9 तलवारों वाले अमर हवेली का स्थान खोजने के लिए 9 जेड तलवारों का उपयोग कैसे किया जाए, है ना? यह निश्चित रूप से सत्य है, रेवरेंड यानजू उदासीनता से कहते हैं। तो फिर चलो उस 9 तलवारों वाले अमर महल का पता लगाते हैं, है ना? यान मो हाथ हिलाता है। 9वीं जेड तलवार सबसे पहले प्रकाश की विभिन्न किरणें छोड़ती है और हवा में ऊपर उठती है। नीला ड्रैगन भी अपना हाथ हिलाता है। उसकी दोनों जेड तलवारें भी प्रकाश की किरणें बिखेरती हैं और फिर हवा में तैरकर 9वीं जेड तलवार के पास आ जाती हैं। इसके बाद किन यू, ओल्ड फ्रीक थरी-आयड, रेवरेंड यानजू, डी लॉन्ग और यीदा सभी अपनी जेड तलवारों को मानसिक रूप से सक्रिय करते हैं, जिससे वे प्रकाश की किरणें छोड़ती हैं और हवा में ऊपर तैरने लगती हैं। 9 जेड तलवारें एक वृत्त बनाती हैं और प्रत्येक तलवार से थोड़ा अलग प्रकाश निकलता है। अंत में 9 तलवारों की रोशनियां धीरे धीरे एक दूसरे में विलीन हो जाती हैं। ये संयुक्त प्रकाश फिर तलवारों के विभिन्न धारकों की ओर फैलकर उन्हें ढक लेता है। किन यू, एजियो ड्रैगन, ओल्ड फ्रीक थरी-आयड, डी लॉन्ग, यीदा, रेवरेंट यानजू और यान मो सभी उस रोशनी में नहा रहे हैं। थोड़ी देर बाद रोशनी गायब हो जाती है और 9 तलवारें अपने अपने मालिकों के हाथों में वापस आ जाती हैं। अब उन सातों के चेहरों पर एक हल्की सी मुस्कान है। हालांकि कुछ ही देर में वे गहरी भौहें चढ़ा लेते हैं। वे पहले से ही 9 तलवारों वाले अमर भवन का स्थान जानते हैं, लेकिन जानने का मतलब यह नहीं है कि वे आसानी से उसमें जा सकते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह अराजक सूक्ष्म महासागर में होगा, रेवरेंड यानजू ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। हालांकि यह अराजक सूक्ष्म महासागर के किनारे पर ही है, हमें 10,000 ली में जाना होगा। हमारे हिसाब से अगर हम तेज चलें तो एक कप चाय पीने के समय में 10,000 ली की दूरी तय की जा सकती है, लेकिन फिर भी यह काफी दूरी है। 9 तलवारों वाला अमर भवन समुद्र की गहराई में गोल्डन ट्री द्वीप के दक्षिण में 13,000 ली से अधिक दूरी पर स्थित है। ये स्वर्ण वृक्ष द्वीप कोई और नहीं बल्कि वह द्वीप है जिस पर वह प्राचीन टेलीपोर्ट संरचना है। यह अराजक सूक्ष्म महासागर की सीमा से 2,000 से 3,000 ली दूर है। 9 तलवारों वाला अमर भवन वास्तव में अराजक सूक्ष्म महासागर में स्थित है, जो एक असाधारण रूप से दुखद बात है। दूरी केवल 10,000 ली से अधिक है, जबकि यहाँ हर कोई एक दिन में 10 लाख ली तक जा सकता है, इसलिए वे वास्तव में एक कप चाय पीने के समय में इसे कवर कर सकते हैं। लेकिन ये छोटा सा समय बहुत कुछ घटित करने के लिए पर्याप्त है। हो सकता है कि वे अराजक सूक्ष्म महासागर में फेरोबीस्ट से टकरा जाएं। अगर ये कमजोर फेरोबीस्ट हैं तो उनके लिए समय आसान होगा, लेकिन अगर ये दूजी चरण के फेरोबीस्ट या दाचिंग चरण के फेरोबीस्ट हैं तो वे नष्ट हो जाएंगे। यान मो बेफिक्री से कहता है, ये सिर्फ 10,000 ली है। ये जगह अभी भी अराजक सूक्ष्म महासागर की परिधि में है, इसलिए ये बहुत कम संभावना है कि हमें दूजी अवस्था या दाचिंग अवस्था के फेरोबीस्ट मिलेंगे। जहाँ तक मुक्त अमर, मुक्त शैतान और मुक्त दानव विशेषज्ञों की बात है तो उनमें से ज्यादातर इसी महासागर की गहराई में रहते हैं। इसलिए अगर हम भाग्यशाली रहे तो हमें सिर्फ युवानयन अवस्था या कोंगमिंग अवस्था के 1-2 फेरोबीस्ट ही मिलेंगे। तुम सही हो, ये सिर्फ 10,000 ली है। 9 तलवारों वाले अमर महल की वजह से ये जोखिम उठाना वाजिब है। बूढ़ा सन की 3 आंखों वाला कुछ देर सोचता है, फिर मान जाता है। अन्य लोग भी विचार करते हैं और फिर सहमति में सिर हिलाते हैं। वे सभी अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। हालांकि यान मो ने जो कहा वह बिल्कुल सही है। वे केवल अराजक सूक्ष्म महासागर के सबसे बाहरी क्षेत्र में ही प्रवेश करेंगे, जबकि दुर्जय फेरोबीस्ट शायद यहाँ मौजूद नहीं है और लूज इमोर्टल, लूज डेविल और लूज डेमन सुपर एक्सपर्ट भी यहाँ कम ही दिखाई देते हैं। डी लॉन्ग कहते हैं, हर कोई पहले ही सहमत हो चुका है, लेकिन प्रत्येक पक्ष से कितने व्यक्ति 9 तलवार अमर हवेली में जाएंगे? नीला ड्रैगन मुस्कुराते हुए कहता है, जाहिर है हम तलवारों की संख्या के आधार पर लोगों की संख्या तय करेंगे। चलो ऐसा ही होता है। अगर तुम्हारे पास एक तलवार है तो तुम में से एक जा सकता है, और अगर तुम्हारे पास 2 तलवारें हैं तो तुम में से 2 जा सकते हैं। नीला ड्रैगन के पास 2 जेड तलवारें हैं, लेकिन असल में उसे बस अपने लिए जगह चाहिए। यह अच्छा नहीं है, रेवरेंड यानजू, डी लॉन्ग, यीदा और कुछ अन्य लोग लगभग एक साथ कहते हैं। रेवरेंड हुओ तियान और रेवरेंड डी फेंग जरूर जाना चाहते हैं, लेकिन पेंगलाई अमर क्षेत्र में केवल एक ही जेड तलवार है, तो इसका समाधान कैसे हो सकता है? ये तरीका बेहतर है, आपके पास मौजूद हर तलवार के बदले आप 3 लोगों को भेज सकते हैं। रेवरेंड यानजू ने एक और योजना प्रस्तावित की। ऐसा नहीं चलेगा। ओल्ड फ्रीक थरी-आयड और एजियो ड्रैगन उससे असहमत हैं। किसी शक्ति के जितने ज्यादा लोग 9 स्वॉर्ड्स इमोर्टल मैंशन में प्रवेश करेंगे, उस शक्ति को उतना ही ज्यादा लाभ हो सकता है। एजियो ड्रैगन और ओल्ड फ्रीक थरी-आयड को लगता है कि उनके लिए अकेले जाना ही काफी है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे हवेली में आने वाले लोगों की संख्या कम से कम रखना चाहते हैं। किन्यू मुस्कुराते हुए कहता है, चूंकि सब एक दूसरे से असहमत हैं, तो फिर क्या? चलो सब एक कदम पीछे हटते हैं। तुम्हारे पास जितनी भी जेड तलवार है उसके बदले में तुम में से 2 लोग जा सकते हो। क्या ये ठीक है? उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दोनों पक्षों से कितने लोग जा सकते हैं। ये ठीक नहीं है। डी लॉन्ग उसकी ओर देखता है और ठंडी हंसी के साथ कहता है, किन यू, ये तो पहले से ही एक रियायत है कि हर तलवार 3 लोगों को जाने की अनुमति देती है। इसके अलावा मुझे लगता है कि यी दाओ और रेवरेंड यानजू तुम्हारे सुझाव से सहमत नहीं होंगे। तुम्हारे स्टेलर टॉवर में केवल 3 विशेषज्ञ हैं, इसलिए तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने जा सकते हैं, लेकिन तुम हमें बांधना चाहते हो। तुम सचमुच बहुत ही दुष्ट हो। बकवास। किन यू की आंखें क्रोध से चमक उठीं।
दी लॉन्ग, मैं दुष्ट हूँ। तुम मेरी निंदा क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरी निंदा करना इतना आसान है? तुम और तुम्हारे 9 दानवों के घराने के भाई अभी मेरे ध्यान के लायक नहीं हैं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ इसलिए आसान हो गया हूँ क्योंकि मैं कुछ समय से अच्छा व्यवहार कर रहा हूँ? कहते हैं कि सब लोग तैयार घोड़े पर बोझ डाल देते हैं। लगता है वे सही हैं। सावधान रहो, दी लॉन्ग। मुझे उकसाना मत, वरना मेरे अंकल लैन को कार्रवाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरे दोनों भाई और मैं तुम्हारे 9 दानवों के महल को तहस नहस कर देंगे। किन यू अपने शरीर पर हत्या के इरादे को जरा भी नहीं छिपाता। किन यू पिछले 10 सालों से अपने रिश्तेदारों के साथ रह रहा है, इसलिए वह काफी दयालु हो गया है। इस बार 6 शक्तियों के एक साथ आने के बाद से वह काफी मिलनसार भी हो गया है। उसे इतना मिलनसार देखकर दी लॉन्ग ने अचानक उसे धमकाना चाहा, जिससे स्वाभाविक रूप से वह नाराज हो गया। होफी अजीब सी हंसी के साथ कहती है, काका, दी लॉन्ग, पिछली बार मैं जी भरकर तुमसे नहीं लड़ पाई थी। अब मेरी ताकत एक कदम और बढ़ गई है। मैं अकेले ही तुम्हारे साथ 4 छोटे कीड़ों से खेलूंगी। अब भी नीला ड्रैगन यह नहीं बता सकता कि होफी असल में किस तरह का दिव्य पशु है, लेकिन वह कम से कम 2 बार रूपांतरित हो सकता है, इसलिए उसका वर्ग सामान्य दिव्य पशुओं से कहीं बेहतर है। यहाँ तक कि 3 नीली आंखों वाला मेढक जैसा दुर्लभ दिव्य पशु भी उससे कहीं कमतर है। हालांकि वह अभी शुरुआती डोंगक्सु चरण तक ही पहुंचा है। अगर वह 2 बार रूपांतरित हो जाता है तो एजियो ड्रैगन भी उसे हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करेगा। जब होफी अतीत में युवानयन के अंतिम चरण में था तब वह पहले से ही डी लॉन्ग को हराने में सक्षम था, इसलिए अब उसे डी भाइयों का सफाया करने में वास्तव में कोई कठिनाई नहीं होगी। हुन्फ। डी लॉन्ग ने ठंडी हुन्फ भरी, लेकिन कुछ नहीं कहा। वह हमेशा से किन यू के प्रति द्वेष रखता आया है। चूंकि 6 शक्तियों के इकट्ठा होने के बाद से किन यू बहुत मिलनसार रही है, इसलिए वह किन यू को मौखिक रूप से अपमानित करना चाहता था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि किन यू इतनी तीखी प्रतिक्रिया देगी और लगभग तुरंत ही लड़ाई के लिए तैयार हो जाएगी। रेवरेंड यानजू ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, दी लॉन्ग, आपने जो कहा वह गलत है। स्टेलर टॉवर के 3 स्वामी हैं। अगर वे सभी चले जाएं तो उन्हें बहुत बड़ा फायदा होगा। तो टॉवर मास्टर किन यू ने पहले ही यह कहकर रियायत दे दी थी कि उनमें से 2 चले जाएंगे। आपने ये कहकर थोड़ा ज्यादा ही कर दिया कि वह दुर्भावनापूर्ण है। ठीक है, विषय मत बदलो, यानमो मुस्कुराते हुए कहता है। सबकी निगाहें उस पर टिकी हैं। अभी हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि कितने लोग जेड तलवार पहन सकते हैं। क्या सबने फैसला कर लिया है? यानमो सबकी तरफ देखता है। रेवरेंड यानशु, रेवरेंड हुओ तियान और रेवरेंड डीफेंग आपस में चर्चा करने लगते हैं, साथ ही यीदा, सीटू जू और जियाओ जियू भी। आखिरकार पेंगलाई अमर क्षेत्र और बैंगनी ज्वाला शैतानी कालकोठरी दोनों ही विभिन्न बड़े जियुक्सियन और जियुमो स्कूलों से बने हैं, इसलिए उनके लिए ये तय करना बहुत मुश्किल है कि वे कितने लोगों को भेजेंगे। एक लंबे समय के बाद हम सहमत हैं, प्रत्येक जेड तलवार 2 व्यक्तियों को जाने की अनुमति देती है। रेवरेंड यानजू ने मित्रतापूर्ण तरीके से किन यू को सिर हिलाया और फिर जोर से कहा। यी दा भी उदासीनता से कहते हैं, आप हर जेड तलवार के साथ 2 लोगों को भेज सकते हैं। हमें भी कोई आपत्ति नहीं है। बूढ़े सन की 3 आंखों वाले और नीला ड्रैगन स्वाभाविक रूप से एक राय नहीं रखते, और इस सुझाव के निर्माता किन यू के पास इससे असहमत होने का कोई कारण नहीं है। चूंकि बाकी 5 शक्तियां एक समझौते पर पहुंच गई हैं, इसलिए डी लॉन्ग के पास इस नतीजे को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अरे, मैं क्या करूं जब जियाओ जू, ड्रैगन रॉकी और होंग लुवान सब जाना चाहते हैं? यानमो ने धीमी आवाज में कहा। ये थोड़ा मुश्किल है। मेरे पास सिर्फ एक तलवार है, लेकिन हम चारों जाना चाहते हैं। अब मुझे क्या करना चाहिए? जब अन्य लोग उसे स्वयं से बात करते हुए सुनते हैं तो वे भौहें चढ़ाने से खुद को नहीं रोक पाते। मेरे पास पहले से ही एक समाधान है। यानमो की आंखें अचानक चमक उठती हैं जब वह खुशी से ताली बजाते हुए कहता है, ओह, तुम्हारे पास कोई उपाय है? क्या है? एक जेड तलवार से सिर्फ 2 ही लोग निकल सकते हैं और इस पर तो पहले ही सहमति बन चुकी है। तुमने क्या उपाय निकाला है? बूढ़ा सन की 3 आंखों वाला उसे तिरछी नजरों से देखता है और पूछता है। यानमो मुस्कुराता है। एक पल में उसका शरीर गायब हो जाता है। सबके चेहरों का रंग बदल जाता है। उन्हें बस एक काली रोशनी दी लॉन्ग, दी जियान और दी जू की ओर दौड़ती दिखाई देती है। पलक झपकते ही यानमो अपनी जगह पर लौट आता है और मुस्कुराते हुए पैर क्रॉस करके बैठ जाता है। ये तो ठीक है ना? अब मेरे पास 2 जेड तलवारें हैं, तो हम चारों जा सकते हैं, है ना? अचानक उसके हाथ में एक और जेड तलवार आ गई। वह सबको देखकर बड़े ही शानदार अंदाज में मुस्कुराता है। इस समय तीनों दी भाइयों के शरीर निश्चल हैं, लेकिन उनकी पुतलियां फैल गई हैं और उनकी आंखें पूरी तरह धुंधली और रंगहीन हो गई हैं। उनकी पवित्र इंद्रियों के एक झटके से वहां मौजूद हर कोई आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकता। डी लॉन्ग और उसके 2 भाई पहले ही मारे जा चुके हैं। B9C2 का अंत। पुस्तक 9 अध्याय 3, छिपा हुआ संकट। यानमो, इसका क्या मतलब है? बूढ़ा सन की त्रिनेत्रधारी, जो ध्यान में टांगे क्रॉस करके बैठा था, अचानक उठ खड़ा होता है। उसकी आभा उमड़ पड़ती है और उसके हरे बाल लहराने लगते हैं। उसकी भौहों के बीच की दरार खुल जाती है और उसकी तीसरी आंख दिखाई देती है, जो हरे प्रकाश से चमक रही है। वह बेहद क्रोधित होकर यानमो को घूरता है। रेवरेंड यानजू और पेंगलाई अमर क्षेत्र के अन्य लोग, किन यू और स्टेलर टॉवर से उसके दोनों भाई भी अचानक उठ खड़े होते हैं और गुस्से से यानमो को देखते हैं। उनकी आंखें ठंड से चमक रही हैं। इसके विपरीत एजियो ड्रैगन गहरी भौहें चढ़ाता है। उसकी आंखें, जो यानमो को देख रही हैं,
कभी कभी ठंड से चमक उठती हैं। यी दा का चेहरा नीला पड़ जाता है। वह यान मो की ओर इशारा करते हुए बिना देर किए कहता है, यान मो, हम 6 शक्तियां पहले ही तुम्हें अपने साथ आने की इजाजत दे चुकी हैं, इसलिए हमारे सातों पक्ष एक गठबंधन माने जा सकते हैं। फिर भी तुमने बिना इजाजत अपने सहयोगियों को क्यों मार डाला? उसका स्वर ठंडा हो जाता है। अपनी मर्जी से मारकर तुम क्या चाहते हो? आज तुमने 3 दी भाइयों को मार डाला, तो कल तुम हमें भी मार दोगे, है ना? यी दा के ऐसा कहते ही सब लोग यान मो को गुस्से से घूरने लगते हैं और उन्हें मारने के लिए तत्पर हो जाते हैं। जाहिर है, अगर यान मो ने कोई भड़काऊ बात कही तो रेवरेंड यानजू और बाकी लोग सब कुछ छोड़कर उसका पीछा करके उसे मार डालेंगे। यान मो बहुत शक्तिशाली है, इसलिए उसे थोड़ा सा नियंत्रित करने के लिए 4 शीर्ष विशेषज्ञों एजियो ड्रैगन, ओल्ड फ्री थरियाइड, रेवरेंड यानजू और यी दा की संयुक्त शक्ति की आवश्यकता होगी। अगर इस बार वे यान मो को छोड़ देते हैं और अगली बार इन चारों विशेषज्ञों में से कोई एक उसके द्वारा मारा जाता है तो वे चाहकर भी उसे नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। किसी भी उग्र तत्व को अस्तित्व में रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। आह टिल्डर टिल्डर टिल्डर, यान मो अपनी कमर तानकर हंसते हुए कहता है, तुम क्या कर रहे हो? सब मुझे क्यों मारना चाहते हैं? क्या मैंने ऐसा कुछ किया है जिससे स्वर्ग और मनुष्य दोनों का क्रोध भड़के? उसके चेहरे पर हैरानी भरी है। एजियो ड्रैगन अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहता है, यान मो, क्योंकि तुम हमारे साथ आ गए हो इसलिए हमारे सातों पक्ष एक गठबंधन है। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, तुमने तीनों दी भाइयों को क्यों मारा? जब तुमने अपने सहयोगियों को पहले ही मार डाला है तो हम बाद में तुम पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? अगर हम आप पर भरोसा नहीं कर सकते तो हम आपके साथ 9 तलवारों वाले अमर भवन को कैसे खोल सकते हैं? नीला ड्रैगन यान मो को घूरता है। बाकी 5 शक्तियों के विशेषज्ञ पेंगलाई अमर क्षेत्र, बैंगनी ज्वाला शैतानी काल कोठरी, नीला ड्रैगन, नीला जल हवेली और तारकीय मीनार सभी यान मो को बेहद अमित्र भाव से देख रहे हैं। अब उन्होंने एक पूरा घेरा बना लिया है। केवल एकजुट होकर ही वे उसे वश में कर सकते हैं। अधिपति के प्रति असभ्य मत बनो। बर्फीली बिल्ली ठंडे स्वर में चिल्लाती है। किन यू और अन्य लोगों के चेहरों का रंग बदल जाता है। ये बर्फीली बिल्ली एक बिल्ली लगती है, लेकिन वास्तव में वह एक दिव्य राक्षस जेचू है जो मध्य डोंगक्सू अवस्था में पहुंच चुकी है, इसलिए वह अत्यंत शक्तिशाली भी है। जियोजू, तुम्हें मेहमानों के साथ विनम्रता से पेश आना चाहिए, यान मो धीमी आवाज में चिल्लाया। हाँ, बर्फीली बिल्ली आज्ञाकारी ढंग से उत्तर देती है और फिर चुपचाप उसके पास खड़ी हो जाती है। यान मो अपने नाराज मेहमानों की तरफ मुस्कुराते हुए कहता है, अरे ये तो छोटी सी बात है, मुझे तो लगा था कि ये कोई बड़ी समस्या है। यान मो बिल्कुल बेपरवाही से कहता है, छोटी सी बात? हमें मारना छोटी बात है? अगर बाद में तुम मुझे मार दोगे तो क्या वो कोई बड़ी समस्या होगी या फिर भी छोटी बात होगी? रेवरेंड यानजू ने ठंडे स्वर में कहा, जाहिर है यह एक बड़ी समस्या होगी। यान मो ने आश्चर्य से कहा, रेवरेंड यानजू, आप उत्तरी क्षेत्र के किंगसू मंदिर के महापुरुष हैं। आपकी क्या हैसियत है? अगर मैंने आपको मार दिया तो टैंगलोंग महाद्वीप का किंगसू मंदिर जरूर मुझे ढूंढने के लिए विशेषज्ञ भेजेगा और मुझे परेशान करेगा। मैं इतना मूर्ख कैसे हो सकता हूँ कि आपको मार डालूं? रेवरेंड यानजू चौंक गए। किन यू, एजियो ड्रैगन, यी दा और अन्य लोग भी चौंक गए। यान मो बहुत गंभीरता से कहता है, पेंगलाई अमर क्षेत्र के स्कूल टैंगलोंग महाद्वीप के स्कूलों की शाखाएं मात्र हैं। हालांकि आपकी शक्ति का स्तर औसत है, फिर भी आपको अपने स्कूलों का समर्थन प्राप्त है। मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ कि आपको उकसाऊं। यान मो यी दा और उसके अधीनस्थों को देखता है। इसी तरह मैं भी पर्पल फ्लेम डेविलिश डंगोन के आदमियों को आसानी से नाराज नहीं करूंगा, क्योंकि टैंगलोंग महाद्वीप पर जियोमोइस्ट जियोक्सिनिस्टों जितने ही शक्तिशाली हैं। जहां तक नीले पानी की हवेली की बात है, 3 आंखों वाले, आपने अभी भी अपनी तीसरी आंख की असली शक्ति का उपयोग नहीं किया है ना? यान मो मुस्कुराते हुए कहता है। बूढ़े सन की 3 आंखों वाले की आंखें गंभीर हो जाती हैं। फिर वह ठंडे स्वर में कहता है, तुम इसे चखकर क्यों नहीं देखते? यान मो बेपरवाही से मुस्कुराते हुए कहता है, मैं नहीं चाहता। तुम मुझसे काफी कमजोर हो और मुझे पूरा यकीन है कि मैं तुम्हें भी मार सकता हूँ, लेकिन 3 नीली आंखों वाला मेढक एक बहुत ही भयानक दिव्य जानवर होता है। अगर तुम अपनी तीसरी आंख से मुझ पर जबरदस्त वार करोगे तो मैं भी बुरी तरह घायल हो जाऊंगा। मैं ऐसा कोई नुकसानदेह सौदा नहीं करना चाहता। ओल्ड फ्री थरियाइड आमतौर पर अपनी तीसरी आंख से जो हमले करता है उनमें कुछ खास नहीं है, लेकिन मौत का सामना करते हुए वह तीसरी आंख का उपयोग एक हताश, चौतरफा हमला करने के लिए करेगा, जो इतना शक्तिशाली है कि यान मो भी इसे हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करेगा। जहां तक एजियो ड्रैगन की बात है, तो आप ड्रैगन कबीले के किसी परिवार के सदस्य हैं, है ना? यान मो पूछता है। एजियो ड्रैगन मुस्कुराते हुए कहता है, यान परिवार? यान मो, ऐसा लगता है कि आप मुझे पहले ही भूल चुके हैं। यान मो चौंका और फिर हंसते हुए बोला, यान परिवार? मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं अपने परिवार के किसी सदस्य से यहाँ मिलूंगा। ड्रैगन कबीले में यान परिवार के बहुत सारे सदस्य हैं, उनमें से कई मेरी ही पीढ़ी के हैं, लेकिन मैं उनमें से सिर्फ 2 या 3 से ही परिचित हूँ। मैं बाकियों को नहीं जानता और मुझे उन्हें जानने का मन भी नहीं है। एजियो ड्रैगन, ये बताने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं तुम्हें क्यों नहीं मारूंगा, है ना? ड्रैगन कबीला तुम्हें उत्तरी क्षेत्र में रहने देता है, इसलिए वह तुम्हें महत्वपूर्ण समझता होगा। अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो वह अनायास ही यहाँ एक बूढ़ा राक्षस भेज देगा और फिर भीतर का शासक भी मेरी रक्षा नहीं कर पाएगा। ड्रैगन कबीले के सदस्य के रूप में यान मो स्वाभाविक रूप से जानता है कि यह कितना शक्तिशाली है।
जहाँ तक स्टेलर टॉवर की बात है, मैंने सुना है कि इसे एक भीले अमर का समर्थन प्राप्त है जो टॉवर मास्टर किम यू का चाचा है ना? एजियो ड्रैगन, मुझे बताओ उस भीले अमर का स्तर क्या है? यान मो ने मुस्कुराते हुए एजियो ड्रैगन से बहुत उत्साहपूर्ण अंदाज में कहा। एजियो ड्रैगन ने उसे भौहें चढ़ाकर देखा। यान मो, उस समय तुम बहुत गंभीर और घमंडी थे। तुम कब से इतने चिकने हो गए? यान मो चौंका। गंभीर और अहंकारी? जब वह पहले यान परिवार में था तो वह सचमुच गंभीर और घमंडी था और अपने साथियों से अलग था। हालांकि जंगल में इतने सालों तक जिंदा रहने के संघर्ष के बाद वह बहुत बदल गया है। ड्रैगन कबीले में बिताए अपने दिनों और इतने सालों के अनुभवों को याद करते हुए यान मो एकाएक मदहोशी में डूब जाता है, लेकिन फिर तुरंत जाग जाता है और फिर मुस्कुराते हुए एजियो ड्रैगन से कहता है, मैंने तुमसे पूछा था लेकिन तुमने एक सवाल के साथ जवाब दिया। बस मुझे बताओ कि टावर मास्टर किम यू के चाचा असल में किस ढीले अमर स्तर तक पहुंच गए हैं। मुझे पक्का नहीं पता। एजियो ड्रैगन की आंखों में संदेह की एक झलक है। यान मो, किम यू का अंकल लैन बेहद ताकतवर है। मुझे लगता है कि वह ड्रैगन कबीले में देखे गए सबसे ताकतवर विशेषज्ञों से भी ज्यादा दुर्जेय है, जिसका मतलब है कि वह कम से कम छठे क्लेश से अमर है। कम से कम छठा क्लेश अमरता खो देगा। यान मो चुप हो जाता है। मैंने एक बार देखा था कि अंकल लैन किम यू और होफी दोनों को सीधे अपने साथ टेलीपोर्ट कर लेते हैं। टेलीपोर्टेशन एक जादुई शक्ति है जिसका इस्तेमाल केवल चौथे क्लेश वाले और उससे ऊपर के अमर लोग ही कर सकते हैं। किम यू के अंकल लैन अपने साथ 2 और लोगों को भी टेलीपोर्ट कर सकते हैं। इस शक्ति स्तर पर एजियो ड्रैगन एक बनावटी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाता है। यान मो की अभिव्यक्ति गंभीर हो जाती है। वह न केवल छठी क्लेश मुक्त अमर हो सकता है। इस समय यान मो और एजियो ड्रैगन की एक दूसरे से हुई बातचीत को सुनने के बाद रेवरेंड हुओ तियान और रेवरेंड डी फेंग रेवरेंड यानजू को बेरुखी से देखते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि रेवरेंड यानजू ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि अंकल लैन बस एक साधारण भटका हुआ अमर है और उस पर ध्यान देने लायक नहीं है। हालांकि अब जो उन्होंने अभी सुना है उससे ऐसा लगता है कि अंकल लैन बहुत शक्तिशाली हैं। उन्हें चौथे क्लेश को पार करने वाले किसी भी भटके हुए अमर के साथ सावधानी से पेश आना होगा। छठे क्लेश को पार करने वाले भटके हुए अमर की तो बात ही छोड़ दीजिए। यहाँ तक कि टैंगलोन महाद्वीप के उनके स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को भी ऐसे महाविशेषज्ञ के साथ सावधानी से पेश आना होगा। हाँ भाई किम यू। यान मो ने किम यू के कंधों को गले लगा लिया। किम यू अंदर से भयभीत होने से खुद को नहीं रोक पाता, लेकिन वह अभी भी यान मो पर हमला करने के विचार को दबाता है। भले ही वह यान मो द्वारा उसके कंधों को गले लगाने से चिंतित है, लेकिन वह मानता है कि यान मो उस पर हमला नहीं करेगा। किम यू के कंधों को सहलाते हुए यान मो उत्साह से कहता है, भाई किम यू, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। भले ही मैं साहसी हूँ, पर मेरी मृत्यु की कोई इच्छा नहीं है। तुम्हारे अंकल लैन शायद मुझे सिर्फ एक उंगली से ही नष्ट कर सकते हैं। दाचिंग मंच के दिव्य जानवर भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मारने की हिम्मत कर पाऊंगा? किम यू कुछ नहीं कहता। ये वजह तो सब समझते हैं, पर कहने की जरूरत नहीं। ये यान मो वाला वाकई अजीब है। किम यू को ये भी लगता है कि अंकल लैन की शक्ति के बारे में जानने के बाद यान मो उसके साथ बहुत अलग व्यवहार करता है। तो सब समझ गए, है ना? मेरी पृष्ठभूमि के बावजूद अगर मैं मर भी गया तो ड्रैगन कबीला शायद मेरी परवाह नहीं करेगा। एजियो ड्रैगन, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, है ना? यान मो के मुंह के कोनों पर एक हल्की सी बनावटी मुस्कान है। नीला ड्रैगन थोड़ा अपना सिर हिलाता है। यान मो जब छोटा था तो वह तुच्छ और अज्ञानी था, इसलिए उसने ड्रैगन कबीले को छोड़ दिया। कबीले का मजबूत समर्थन खोना उसके लिए कोई वरदान नहीं था। ड्रैगन कबीले के संरक्षण में वह जरूरी नहीं कि पूरी तरह परिपक्व ही हो पाता। यान मो ने सबकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, देखो, मैं कम से कम इतना बेवकूफ तो नहीं हूँ कि तुम्हें उकसाऊं। जहाँ तक 3 डी भाइयों को मारने की बात है तो वे तो बस 3 बैंगनी दानव जलीय ड्रैगन थे जिनका कोई सहारा नहीं था। मुझे तो इस बात पर भी शक है कि तुमने 9 दानवों के हॉल को विदेशी ज़्यूज़ेन दुनिया में एक बड़ी ताकत क्यों बनने दिया। उनकी आंखों में अज्ञानता है। 9 दानव हॉल के पास विशेषज्ञ नहीं है, नहीं इसका कोई समर्थन है। फिर भी वे खजाने के लिए 9 तलवारों वाले अमर भवन में जाना चाहते थे। क्या उन्हें डर नहीं था कि अमर श्रेणी के हथियार उनके लिए बहुत गर्म होंगे? यान मो की आंखों में तिरस्कार भरा भाव था। जाहिर है, विदेशी ज़्यूज़ेन दुनिया की 6 प्रमुख शक्तियों में से वह 9 दानव भवन को सबसे ज्यादा तुच्छ समझता है। यही कारण है कि वह कार्रवाई में उतरा। यान मो सभी की ओर देखते हुए कहता है, वे एक ऐसी शक्ति हैं जिनके पास कोई विशेषज्ञ या समर्थन नहीं है। मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूँ कि आपने उनकी ज़ेड तलवार लेने के लिए उन्हें क्यों नहीं मारा, जो अंततः मेरी सुविधा के अनुकूल थी। जब सभी ने यान मो को ये शब्द कहते सुना तो उनकी शत्रुता कम हो गई। नीला ड्रैगन मुस्कुराते हुए कहता है, यान मो, जब मैं और 3 आंखें अतीत में एक दूसरे से भयंकर रूप से लड़ रहे थे तो ये 9 छोटे कीड़े प्रकट हुए। संरचनाओं पर भरोसा करके और सेनाओं में शामिल होकर वे अपनी शक्ति में काफी सुधार कर सकते थे। मुझे भी उनसे निपटना थोड़ा मुश्किल लग रहा था, इसलिए हमने उन्हें पानी के नीचे के ज़्यूयाओ संसार में, जो मेरे और 3 आंखों के बीच स्थित है, तीसरी प्रमुख शक्ति बनने दिया ताकि वह और अधिक स्थिर हो सके। ओह, मैं समझ गया।
यान मो समझ गया। 9 दानवों का हॉल बस एक संतुलनकारी तत्व है। नीला ड्रैगन महल और नीला जल हवेली लगभग बराबर शक्तिशाली थे और इतनी भयंकर लड़ाई लड़ रहे थे कि वे अब और लड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने 9 दानवों के हॉल को अपने बीच एक बफर जोन के रूप में रहने दिया। दरअसल नीला ड्रैगन महल और नीला जल हवेली दोनों ने ही कभी 9 दानवों के हॉल की कद्र नहीं की। उस स्थान पर जहां 9 दानव हॉल की आत्मा जेड स्लिप रखी जाती है, रोज कोई न कोई इस जगह की एक बार जांच करने आता है। आज फिर जांच का वक्त आ गया है। गार्ड स्क्वाड लीडर आलस से झुकी हुई आंखों से उस जगह का गेट खोलता है और काउंटर पर एक नजर डालता है। शीर्ष शेल्फ पर केवल 400 जेड स्लिप्स होनी चाहिए, क्योंकि आखिरकार अन्य 5 महापुरुष पहले ही मर चुके हैं। उस दस्ते के नेता की आंखें बाहर निकल आईं। उसका जबड़ा खुला का खुला रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ कह रहा हो, लेकिन कोई आवाज नहीं निकल रही थी। इस समय वह पूरी तरह से डरा हुआ है, मानो उस पर बिजली गिर गई हो। 9 दानव हॉल के 2 सबसे शक्तिशाली महापुरुष हैं, डी लॉन्ग और डी जियान। हालांकि 5 अन्य महापुरुष पहले ही मर चुके हैं, लेकिन जब तक ये दोनों मौजूद हैं, 9 दानव हॉल काफी हद तक स्थिर रहेगा। तथापि अब ऊपर वाली शेल्फ पर रखी 400 जेड स्लिप्स में से सिर्फ एक ही सही सलामत बची है। डी लॉन्ग, डी जियान और डीजू की 300 जेड स्लिप्स पूरी तरह से चकनाचूर हो गई हैं। स्क्वाड लीडर को इसका मतलब समझ आ गया होगा। सूखे गले से वह मुश्किल से निगल पाता है। ये जानते हुए कि मामला गंभीर है, वह चिल्लाने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाता और अपने डर को शांत करने की कोशिश करता है। फिर वह हाथ से इशारा करके दरवाजा बंद करता है और दी नाई के महल की ओर दौड़ पड़ता है। 9वीं महिमा आत्मा जेड स्लिप्स की जगह रखने के दस्ते के नेता एक दर्शक का अनुरोध करते हैं, उसे अंदर आने दो। डी नाई के हाव भाव कुछ भद्दे लग रहे हैं। सोल जेड स्लिप्स का प्रभारी स्क्वाड लीडर ही वह व्यक्ति है जिसे वह सबसे ज्यादा देखना नहीं चाहता, क्योंकि जब यह आदमी आता है तो इसका मतलब है कि 9 डेमन्स हॉल का कम से कम एक अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण सदस्य मर गया है। दस्ते का नेता अचानक प्रवेश करते समय घुटनों के बल बैठ जाता है। जब डी नाई दस्ते के नेता का व्यवहार देखता है तो उसका दिल तुरंत धड़कने लगता है। इस समय दस्ते के नेता की आंखें हल्की लाल हैं, उसकी पुतलियों में गहरा डर है और उसके होंठ सफेद हैं। हालांकि वह अपने डर को दबाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके हाव भाव सब कुछ बयां कर रहे हैं। आखिर दस्ते के नेता को इतना डराने वाली क्या बात हो सकती है? बताओ क्या हुआ? दी नाई ठंडे स्वर में चिल्लाता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। 9वें महामहिम। दस्ते के नेता का गला बहुत सूखा है, मानो किसी मुसाफिर ने बहुत देर से पानी न पिया हो। 9वें महामहिम और अन्य महामहिम, वे ये सुनकर दी नाई का सिर चकराने लगता है। लेकिन उसके अंदर अभी भी उम्मीद की एक किरण बाकी है। वह पूछता रहता है, मुझे साफ साफ बताओ, उनका क्या हुआ? अगर तुम झूठ बोलोगे तो मैं तुम्हारी आत्मा ही नष्ट कर दूंगा। आशा की केवल एक किरण ही शेष है। वे मर चुके हैं, सब पहले ही मर चुके हैं। ये कहते ही दस्ते का नेता स्तब्ध होकर बैठ जाता है। फिर भी अब उसकी चिंता कम हो गई है। कुछ देर पहले वह बहुत दबाव में था, क्योंकि वह इतनी बड़ी बात अपने दिल में दबाए हुए था। मुझे समझ आ गया, तुम जा सकती हो, लेकिन किसी को कुछ मत बताना, दी नाई ने शांति से कहा, मानो कुछ हुआ ही न हो। हाँ। वह दस्ता नेता जल्दी से पीछे की ओर चला जाता है। फिर दी नाई अपनी कुर्सी पर शांत भाव से बैठा रहता है। हालांकि उसे यह एहसास नहीं होता कि उसका चेहरा भयानक रूप से पीला पड़ गया है। उसका मन एक रिक्त है। दी नाई इसी तरह बैठा रहता है। ऐसा लगता है जैसे वह कुछ सोच नहीं रहा, लेकिन असल में उसका मन कई बातों के बारे में सोच रहा होता है। अब समय उसके लिए लगभग अर्थहीन हो गया है। बहुत समय बीत जाने पर ही उसे एहसास होता है कि उसका दिल बहुत दर्द में है। महल की सिपाहियों की हिम्मत ही नहीं होती उसके पास जाने की। वह 3 दिन से ऐसे ही उदासीन बैठा है, पर सिपाहियों को पता ही नहीं कि उसे ये 3 दिन अंतहीन और क्षणिक लग रहे थे। उफ उफ उफ। दी नाई भौंकनी की तरह जोर जोर से सांस लेता है। उसका दिमाग चकरा रहा है। एक अनिश्चित समय के बाद उसे कुछ गड़बड़ महसूस होने लगती है। बैंगनी चेहरे के भाव के साथ वह अपने दाहिने हाथ से सीने के दिल के पास वाले हिस्से को पकड़ता है। उसके दिल में बहुत दर्द हो रहा है, फटने जैसा दर्द। बड़ा भाई, दूसरा भाई, तीसरा भाई, चौथा भाई, एक के बाद एक। अतीत में पानी के नीचे जियाओ दुनिया में घूमने वाले 9 भाइयों की छवियां उसकी आंखों में उभरती हैं। नहीं, मेरे भाई जरूरी नहीं कि मर गए हों, हो सकता है वे जिंदा हों। हाँ, उस दस्ते के नेता ने मुझसे झूठ बोला होगा। उसने मुझसे झूठ बोला था, दी नाई धीमी आवाज में कहता है। फिर उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, जिससे वह एक पागल सा लगने लगता है। एक पल में वह मुख्य हॉल से बाहर निकलता है और सीधे उस जगह की ओर दौड़ता है जहां आत्मा जेड पर्चियां रखी जाती हैं। B9C3 का अंत। पुस्तक 9 अध्याय 4 संकट। धीरे से द्वार खुल जाता है। डी नाई देखता है कि काउंटर के सबसे ऊपरी शेल्फ पर रखी 400 जेड स्लिप में से 3 टूट चुकी हैं, यानी उसके बाकी 3 भाई पहले ही मर चुके हैं। वह इस पल चुप हो जाता है और फिर धीरे से कमरे में दाखिल होकर हाथ से गेट बंद करने का इशारा करता है। वह पुरानी लकड़ी के काउंटर के सामने अकेले खड़ा है और 3 टूटी हुई सोल जेड स्लिप्स को देख रहा है। जब ये 9 बैंगनी दानव जलीय ड्रैगन छोटे थे तो उन्हें खतरनाक पानी के नीचे की जियाओ दुनिया में लगातार एक जगह से दूसरी जगह भागना पड़ता था। चाहे हत्या हो, लूट हो या भागना हो, ये 9 भाई हमेशा एक साथ रहते थे। उनका भाईचारा उनकी जान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण था। हालांकि अब 9 भाइयों में से 8 की मृत्यु हो चुकी है और उनमें से केवल एक ही बचा है। हाँ, दी नाई बहुत धीमी आवाज में हंसता है।
उसकी हंसी बहुत धीमी है। बाद में वह अप्रत्याशित रूप से मुस्कुरा उठता है। भाइयों, उस समय हम 9 लोग पानी के नीचे जियुयाओ की दुनिया में कितने जंगली और शानदार अंदाज में घूम रहे थे, लेकिन अब तुम सब जा चुके हो। इस दुनिया में हम में से सिर्फ मैं ही बचा हूँ, तुम्हारा 9वां भाई। दी नाई अपनी मर्जी से बैठ जाता है। अचानक उसके हाथ में शराब की एक बोतल प्रकट होती है। फिर वह एक घूंट पीता है और टूटे हुए दिल वाले जेड स्लिप्स से धीरे से कहता है, भाइयों, इतने सालों तक हमें कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कुछ साल पहले 8वां भाई मर गया। डी नाई को इस बात पर आपत्ति है कि वास्तव में डी टोम की मृत्यु के कारण ही ऐसी घटनाओं की श्रृंखला शुरू हुई, जिसके कारण उसके भाइयों की भी मृत्यु हो गई। 8वें भाई की मृत्यु के बाद दूसरे भाई की भी मृत्यु हो गई। फिर उस काली चट्टानी द्वीप पर तुम में से 3 लगातार मरते रहे। कुछ ही समय में तुम में से 5 लगातार मर गए। हालांकि हम जानते थे कि हत्यारे होउ फी और किन यू थे, फिर भी हम उस भटके हुए अमर से डरते थे और अपने भाइयों की मौत का बदला लेने के लिए उन्हें मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। जब भी मैं इसके बारे में सोचता हूँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई चाकू मेरे दिल में चुभ रहा हो। दी नाई की सांसें तेज होने लगती हैं। फिर वह शराब का एक और घूंट लेता है। लेकिन आज तुम में से आखिरी 3 भी मर गए, तुम सब पहले ही मर चुके हो। मैं अभी भी अपनी आंखों के सामने हम 9 लोगों की धुंधली छवि देख सकता हूँ, लेकिन अब सिर्फ मैं ही बचा हूँ। अगर मैं पूरी दुनिया भी ढूंढ लूं, तो भी मेरा कोई भाई नहीं होगा। इतना कहकर दी नाई चुपचाप धीरे धीरे शराब पीने लगता है। बढ़िया शराब का आनंद लेते हुए उसके चेहरे पर अप्रत्याशित रूप से एक सुकून का भाव आ जाता है, एक पूर्ण उपेक्षा और उदासीनता का भाव। अब वह पहले से बिल्कुल अलग है। डी भाइयों में से प्रत्येक के लिए उसके भाई ही उसकी सबसे बड़ी बाधा हैं। अब डी नाई के सभी भाई पहले ही मर चुके हैं, तो उसे और क्या रोक सकता है। जैसा कि कहावत है, नंगे पांव चलने वाले आदमी को जूतों की चिंता नहीं करनी पड़ती। डी नाई के 8 भाई मर चुके हैं, इसलिए वह नंगे पांव चलने वाले आदमी जैसा ही है। डी नाई खड़ी हो जाती है और एक शानदार मुस्कान के साथ बिखरी हुई आत्मा जेड स्लिप्स को देखती है। भाइयों, चूंकि तुम सब मर चुके हो, इसलिए मुझे अब कोई परवाह नहीं रहेगी। पहले मैं किन यू से निपटने की हिम्मत नहीं करता था, इस डर से कि मैं तुम लोगों में से किसी को भी उलझा दूंगा। लेकिन अब दुनिया में सिर्फ मैं ही बचा हूँ, मुझे किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज से मैं जरूर अच्छी जिंदगी जीऊंगा। चिंता मत करो भाइयों, वो हत्यारे, उनमें से कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं कर पाएगा। उसकी आंखों में जो ठंडक है, वह ऐसी लगती है जैसे नर्क के 9वें स्तर से आ रही हो। इसके बाद वह आत्मा जेड स्लिप्स के रखने की जगह छोड़ देता है। सबसे खतरनाक दुश्मन कौन से हैं? ये पागल, खून के प्यासे लोग नहीं, बल्कि ठंडे दिमाग वाले लोग हैं, जिनके पास खोने को कुछ नहीं है और जिनका एकमात्र लक्ष्य बदला लेना है। ये सबसे खतरनाक किस्म के दुश्मन हैं। अतीत में 9 दानवों के हॉल को खुद को संयमित करना पड़ा था, क्योंकि कई दी भाई अभी भी जीवित थे। हालांकि अब जब उनमें से 8 मर चुके हैं, तो एकमात्र जीवित बचे दी नाई को अब किसी चीज का डर नहीं है। सबसे खतरनाक बात यह है कि इतने बड़े बदलाव और इतने बड़े आघात को झेलने के बाद भी दी नाई पागल नहीं हुआ है। इसके विपरीत वह पहले से कहीं अधिक स्पष्टवादी हो गया है, या शायद ये कहा जा सकता है कि वह ठंडा और क्रूर हो गया है। इस समय कियान लांग महाद्वीप के जंगल में मेरे साथी जियूजेनिस्ट, अब हम जानते ही हैं कि 9 तलवारों वाला अमर भवन कहाँ है, तो फिर हम इसे कब खोलेंगे? रेवरेंड यानजू सबकी ओर देखते हुए पूछते हैं। यान मुंह भौहें चढ़ाते हुए कहता है, हम इसे कब खोलेंगे? कियान लॉन्ग महाद्वीप उस गोल्डन ट्री द्वीप से लगभग 20 करोड़ ली दूर है। शुरुआती कोंगमिंग अवस्था के किसी विशेषज्ञ को अपनी सामान्य गति से उस द्वीप तक पहुंचने में लगभग 1 साल लग जाएगा, लेकिन मुझे दोनों पक्षों द्वारा भेजे गए लोगों की शक्ति के स्तर के बारे में पता नहीं है, इसलिए मैं कोई समय भी तय नहीं कर सकता। यी दा ठंडी मुस्कान के साथ कहते हैं, मेरे पर्पल फ्लेम डेविलिश डिंगोन के आदमी निश्चित रूप से 1.5 साल में गोल्डन ट्री द्वीप पर पहुंचेंगे। मुझे गोल्डन ट्री द्वीप तक पहुंचने में 3 साल लगेंगे। यान मो के शब्दों से सभी चौंक गए। यान मो, तुम्हारी रफ्तार को देखते हुए शायद तुम्हें पहुंचने में बस 1 या 2 महीने ही लगेंगे। तुम्हें अभी भी 3 साल क्यों चाहिए? एजियो ड्रैगन पूछता है। वह जरूर अंदाजा लगा सकता है कि यान मो कितनी तेज है। अगर यान मो पूरी रफ्तार से उड़ता है, तो 1 महीना भी काफी होगा। यान मो सिर हिलाते हुए कहता है, होंग लुवान को कुछ ही देर में 6 में से 9 स्वर्गीय कष्टों का सामना करना पड़ेगा। ड्रैगन रॉकी का 6 में से 9 स्वर्गीय कष्ट कभी भी आ सकता है, इसलिए हमें थोड़ा समय लेना चाहिए। 3 साल, तो ऐसा ही हो, किन्यू ने सिर हिलाकर कहा। होवी पहले ही 6 में 9 स्वर्गीय क्लेश को पार कर चुकी है, लेकिन जियो हेई आधे साल में इस क्लेश से गुजरने वाली है, इसलिए किन्यू 9 तलवारों वाले अमर हवेली को तुरंत खोलने के बारे में चिंतित नहीं है। अच्छा, अब बात बन गई। 3 साल बाद हम गोल्डन ट्री आइलैंड पर इकट्ठा होंगे और फिर 9 तलवारों वाले अमर महल को खोलने के लिए अराजक सूक्ष्म महासागर में साथ जाएंगे। क्या ये ठीक है? यान मो सबको देखकर कहता है, इतने सालों से इंतजार करने के बाद भला कौन 3 साल और इंतजार करने से परहेज करेगा? इसके अलावा 9 तलवारों वाले अमर महल को खोलने के लिए सभी 9 जैड तलवारों की जरूरत होती है। अगर कोई भी जैड तलवार गायब हो, तो महल नहीं खोला जा सकता, और हर पक्ष के पास कम से कम 1 जैड तलवार होती है, इसलिए स्वाभाविक रूप से किसी को इस बात की चिंता नहीं होती कि कोई पहले ही महल खोल देगा। रेवरेंड यानजू, यी दा, किन्यू, एजियो ड्रैगन और ओल्ड फ्रीक थरी आइड तुरंत इस योजना से सहमत हो जाते हैं। इसके बाद वे सभी लौटने की तैयारी करते हैं। जब सब लोग बिछड़ने वाले होते हैं, अचानक, अरे भाई किन्यू, मुझे तुम्हें कुछ चेतावनी देनी है, यान मो किन्यू से कहता है।
ओह क्या बात है भाई यानमो, किन यू मुस्कुराते हुए पूछता है। यानमो ने जवाब में पूछा, भाई किन यू, क्या तुमने कभी मेरे द्वारा 3 दी भाइयों को मारने के परिणामों के बारे में सोचा है? जहाँ तक मुझे पता है तुमने और होफी ने उनके कुछ भाइयों को मार डाला है और अब 9 दानवों के हॉल में अभी भी D9 बचा है। किन यू के चेहरे का रंग तुरंत बदल जाता है। अभी जब वे 9 तलवारों वाले अमर भवन के बारे में बात कर रहे थे तो हालांकि तीनों दी भाई मारे गए थे, उसने बस यही सोचा कि उन्हें यानमो ने मारा है और यानमो की ताकत के चलते D9 बदला नहीं ले पाएगा। उसने और कुछ नहीं सोचा। हालांकि अब यानमो द्वारा चेतावनी दिए जाने के बाद उसे एहसास होता है कि स्थिति उसके लिए खराब है। इस यानमो ने डी लॉन्ग और 2 अन्य डी भाइयों को मार डाला, इसलिए 9 दानवों के हॉल में अब सिर्फ D9 ही बचा है। पहले ये चारों एक दूसरे की जान की परवाह करते थे, इसलिए उन्होंने मुझसे और होफी से बदला लेने की हिम्मत नहीं की। लेकिन अब ये कहना मुश्किल है कि आगे क्या होने वाला है। किन यू गहरी भौहें चढ़ाता है। D9 की शक्ति औसत है, इसलिए वह होफी और मुझे नहीं मार सकता, लेकिन अभी भी पिता, बड़ा भाई और दूसरा भाई हैं। इस समय उसे बुरा लग रहा है। डी लॉन्ग और अन्य विशेषज्ञ उसके पिता और भाइयों की पहचान भी जानते हैं। पहले डी भाई उसके रिश्तेदारों को चोट पहुंचाने की हिम्मत नहीं करते थे, लेकिन अब स्थिति बदल गई है क्योंकि अब केवल D9 ही बचा है। तुम सच में बेवकूफ हो किन यू, तुमने उस समय अपनी पहचान पूरी तरह क्यों बताई? किन यू मन ही मन गुस्से से खुद को डांटता है। हालांकि पहले वह अपनी पहचान के बारे में इतना खुला था क्योंकि उसे लगता था कि 9 दानवों का दरबार बिना इजाजत के उसके रिश्तेदारों को छूने की हिम्मत नहीं करेगा। इसके अलावा वह किन राजवंश में अपने रिश्तेदारों के साथ रहने के लिए वापस आया था ताकि डी लॉन्ग जैसे सत्ताधारी नेताओं को उसकी पहचान जरूर पता चल जाए, भले ही उसने अपनी पहचान छिपाने की कोशिश की हो। यानमो, तुमने उन तीनों को मार डाला, लेकिन मुझे इसके परिणाम भुगतने होंगे। किन यू के मुंह में कड़वाहट महसूस हुई। यानमो मासूम चेहरे के साथ कहता है, भाई किन यू, इसके लिए मुझे कैसे दोषी ठहराया जा सकता है? चिंता मत करो, मैं तुम्हें दोष नहीं लेने दूंगा। मैं तुरंत अपने अधीनस्थों को ये खबर फैलाने के लिए कहूंगा कि मैंने तीनों दी भाइयों को मार डाला है। ठीक है, किन यू ने आह भरी। तो क्या हुआ अगर D9 को पता है कि यानमो ने उसके 3 भाइयों को मार डाला है? यानमो एजियो ड्रैगन से भी ज्यादा ताकतवर है, इसलिए D9 के पास डी लॉन्ग और बाकी 2 की मौत का बदला लेने का कोई मौका नहीं है। इसलिए वह शायद यानमो से बदला लेने का लक्ष्य नहीं रखेगा। ज्यादा संभावना है कि वह अपनी नफरत उसके रिश्तेदारों पर निकालेगा। चिंता मत करो किन यू, अब से पानी के नीचे की जियुयाओ दुनिया में 9 दानवों का हॉल अब मौजूद नहीं है। मैं तुरंत अपने अधीनस्थों को भेजकर इसके नीचे की गुफाओं को बता दूंगा कि अब सिर्फ D9 बचा है और वह भी खत्म हो चुकी है। ये कई गुफाएं हम आपस में बांट लेंगे। नीला ड्रैगन तुरंत कहता है। बूढ़ा सन की 3 आंखों वाला भी सिर हिलाकर कहता है, अब पानी के नीचे की जियुयाओ दुनिया में सिर्फ नीला ड्रैगन महल, नीला पानी का भवन और तारकीय मीनार ही बचे हैं। 9 दानवों का भवन अब नहीं रहा। केवल कुछ वाक्यों के साथ एजियो ड्रैगन और ओल्ड फ्री थरी आयड ने 9 दानव हॉल की समाप्ति की घोषणा कर दी है। मैं एजियो ड्रैगन पैलेस के कुछ संरक्षकों को D9 का शिकार करने के लिए भेजूंगा। जब तक वह मारा जाता है तब तक वह आपके रिश्तेदारों की सुरक्षा के लिए कोई खतरा नहीं होगा। एजियो ड्रैगन तुरंत समझ जाता है कि किन यू क्यों चिंतित है। ओल्ड फ्री थरी आयड भी यही गारंटी देता है। भाई एजियो ड्रैगन, ग्रैंड फाउंडर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किन यू की आंखों में ठंडक की एक झलक दिखाई दी। बाद में वह सबकी ओर देखता है। चूंकि 9 तलवारों वाले अमर भवन का मामला तय हो चुका है तो आइए 3 साल बाद गोल्डन ट्री द्वीप पर फिर मिलते हैं। मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं कि किसी भी शियाओवादी को किन राजवंश में प्रवेश न करने दिया जाए। अब से स्टेलर टॉवर से बाहर के किसी भी शियाओवादी को किन राजवंश में प्रवेश करने पर निश्चित रूप से मार दिया जाएगा, किन यू ने ठंडी आवाज में कहा। वह सबकी ओर देखते हुए कहता है, भाई एजियो ड्रैगन, ग्रैंड फाउंडर और यानमो, यही चेतावनी मैं तुम्हें पहले ही दे देना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि D9 मेरे रिश्तेदारों को नुकसान पहुंचाने के लिए जरूर बड़ी सेना भेजेगा। 9 दानवों के हॉल के इतिहास को देखते हुए इसमें जरूर बहुत से वफादार अधीनस्थ होंगे। मैं कोई भी गलती करने का जोखिम नहीं उठा सकता। अच्छा, इसमें कोई समस्या नहीं है। चूंकि 9 तलवारों वाले अमर महल का मामला फिलहाल तय हो चुका है, इसलिए मैं भी एजियो ड्रैगन पैलेस लौट जाऊंगा। इसके अलावा मेरे द्वारा यहाँ भेजे गए अधीनस्थ यानमो की सेना द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। एजियो ड्रैगन तुरंत कहता है। बूढ़ा सन की 3 आंखों वाला भी सिर हिलाकर कहता है, मामला तय हो गया है, इसलिए मैं भी नीले पानी की हवेली वापस जाऊंगा। मैं नीले पानी की हवेली की सेना को अपने साथ वापस ले जाऊंगा। बाद में अगर कोई शियाओवादी किन राजवंश में घुस आए तो उसे अपनी मर्जी से मार डालो। वह भी किन यू का समर्थन करता है। चिंता मत करो, जंगल के राक्षसी जानवर बिना किसी कारण के नश्वर लोगों के क्षेत्र में नहीं जाएंगे। इसके अलावा मैं एक सख्त आदेश दूंगा, अगर कोई आदेश का उल्लंघन करता है तो भले ही तुम उसे न मारो, मैं उसे मार डालूंगा। यानमो ने किन यू को भी आश्वासन दिया। उन तीनों द्वारा उसे गारंटी देने के बाद किन यू को अब कोई संदेह नहीं रहा। बहुत बहुत शुक्रिया, यह मामला गंभीर है, इसलिए मैं समय बर्बाद नहीं कर सकता। मैं अब जा रहा हूँ। वह हाथ जोड़कर सबसे कहता है, अलविदा। वहाँ उपस्थित सभी लोग जानते हैं कि वह इस समय कितना चिंतित है। इसके बाद किन यू, होफी और हे यू बिना किसी देरी के अत्यंत तेजी से किन राजवंश की ओर उड़ चले। एजियो ड्रैगन, 3 आंखों वाले, मुझे ये खबर फैलाने में मदद करो कि मैंने डी लॉन्ग और 2 अन्य डी भाइयों को मार डाला है।
हो सकता है कि डीनाई इतना मूर्ख हो कि मुझे मारने यहाँ आए। ऐसे में मैं किन यू की थोड़ी मदद कर सकूंगा। यान मो एजियो ड्रैगन और बूढ़े सन की 3 आंखों वाले से कहता है। किन राजवंश का शाही महल, शुद्ध वन उद्यान। एक विलो के पेड़ के नीचे पत्थर की मेज पर कई आड़ी तिरछी रेखाओं वाली एक शतरंज की बिसात रखी है। काले विद्वान वस्त्र और रेशमी स्कार्फ पहने, पंख वाला पंखा लिए एक सुसंस्कृत वृद्ध पुरुष और नीली पोशाक पहने, लंबी दाढ़ी वाला एक अधेड़ व्यक्ति मेज पर एक दूसरे के सामने चुपचाप गो का खेल खेल रहे हैं। फेंग्यूजी एक तरफ चुपचाप बैठा देख रहा है। लंबे समय तक सोचने के बाद नीले कपड़े पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, जू युआन, आपका गो कौशल अधिक से अधिक गहरा होता जा रहा है। काले पंखों वाला पंखा लहराता ये बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि शू युआन है। किंदे की तरह उसने साधना पथ पर ज्यादा कुछ हासिल नहीं किया है, इसलिए अब 60 के करीब पहुंचते पहुंचते उस पर बुढ़ापे के लक्षण दिखने लगे हैं। महामहिम, मेरी कुशलता का बखान करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी भी मिस लियर से बहुत कमतर हूँ। जू युआन आह भरते हुए कहता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि 10 साल से ज्यादा घूमने फिरने और बाहर घूमने के बाद मैं इतनी अद्भुत लड़की से मिल पाऊंगा। अतीत में शियांग वंश के विनाश और किन राजवंश की स्थापना के बाद एक मेधावी अधिकारी शू युआन ने अप्रत्याशित रूप से त्यागपत्र दे दिया और दुनिया भर की यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने अपने सेवकों के साथ विभिन्न दर्शनीय स्थलों का भ्रमण करते हुए 10 वर्षों से अधिक समय बिताया। वे हाल ही में लौटे और कुछ ही समय बाद किंदे से मिले। बाहर से किंदे और जू युआन एक मालिक और एक नौकर हैं, लेकिन वास्तव में वे भाइयों की तरह हैं। लियर, हाँ, लगता है तुमने भी बाहर घूमते हुए लियर की प्रतिष्ठा के बारे में सुना होगा। किंदे जोर से हंसते हुए बोला, ये तो कहने की जरूरत ही नहीं, सर्वोच्च सम्राट। मिस लियर ने राजधानी के गो देवता और यहाँ तक कि गो जगत के शीर्षस्थ लोगों को भी लगातार हराया है, इसलिए गो समुदाय में हर कोई उनकी प्रतिष्ठा से परिचित है। हालांकि मैं दुनिया के सबसे दूरस्थ कोनों में यात्रा कर रहा था, फिर भी उनका नाम मेरे कानों में बिजली की तरह गूंज रहा था। जू युआन जोर से कहता है। किंदे ने लंबे समय तक जू युआन की उपस्थिति को देखा और फिर आह भरते हुए कहा, जब यू एर 6 साल की उम्र में मिस्टी विला में आई थी, तब से 30 साल से अधिक समय बीत गया है। उस समय आप अभी भी युवा थे, लेकिन अब आपके मंदिरों पर बाल पहले से ही थोड़े सफेद हो गए हैं। जब किन यू 6 वर्ष का था, तब जू युआन अपनी युवावस्था के चरम पर था। पिछले 10 सालों से ज्यादा समय से मैं तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम बाहर घूम रहे थे और तुम्हारे बारे में कोई खबर नहीं थी। पिछली बार जब यू एर ने बेस बिल्डिंग पिल्स बनाई थी, तो शायद कुछ बची होंगी। हालांकि तुमने इनका अभ्यास नहीं किया है, फिर भी इन्हें लेने के बाद ये तुम्हारी उम्र बढ़ा सकती हैं। किंदे मुस्कुराते हुए कहता है। इस समय 3 धुंधली चीजें एक साथ आती हैं। इसके बाद किन यू, हो फी और हे यू, किंडे और अन्य 2 के सामने आते हैं। किन यू को देखकर किंदे तुरंत खड़ा हो जाता है और एक तरफ जू युआन भी खड़ा हो जाता है। मैं अंकल जू बोल रहा हूँ। यू एर, तुम्हारे अंकल जू ने भी अभी अभी अपनी 10 साल से ज्यादा की बाहरी यात्रा पूरी की है। किंदे के बात करना बंद करते ही जू युआन अपने पंख वाले पंखे को हिलाता है और उदासीन मुस्कान के साथ कहता है, जियाओ यू, तुम्हारे हाव भाव देखकर लगता है कि कुछ गंभीर हुआ है। हमें इसके बारे में बताओ। B9C4 का अंत। पुस्तक 9 अध्याय 5, छोटी योजनाओं का उपयोग करना। अंकल जू, किन यू की आंखें चमक उठीं। रणनीति के संदर्भ में जू युआन निश्चित रूप से बहुत उच्च स्तर पर है, क्योंकि वह किन कबीले का पूर्व सामान्य सलाहकार था। किंदे ने भी देखा कि किन यू को कुछ गंभीर बात से निपटना है, इसलिए वह तुरंत उसकी ओर देखता है और ध्यान से सुनता है। पिताजी, अंकल जू, अंकल फैंग, वाकई एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। ये किन कबीले के सदस्यों के जीवन से जुड़ी है। किन यू के चेहरे पर गंभीर भाव थे। किंदे का चेहरा भी गंभीर हो जाता है। वह गहरी भौहें चढ़ाकर धीमी आवाज में कहता है, यू, हमें साफ साफ बताओ, असल में क्या हुआ था। अतीत में पानी के नीचे जियुयाओ की दुनिया में फेई फेई और मैंने 9 दानवों के हॉल के कई महापुरुषों को मार डाला था, इसलिए हमारे और बाकी 4 महापुरुषों के बीच एक बड़ा झगड़ा है। लेकिन वे अंकल लैन की शक्ति से डरते थे, इसलिए उन्होंने हमें परेशान करने की हिम्मत नहीं की। फेई फेई, जियाओ हेई और मुझे भी 9 दानवों के हॉल की परवाह नहीं थी। हालांकि किन यू की आवाज गंभीर हो जाती है। अभी अभी उन 4 बचे हुए महापुरुषों में से 3 वीराने में मारे गए, यानी 9 दानवों के भवन में अब सिर्फ एक ही महापुरुष बचा है। जहां तक मुझे पता है, 9 दानवों के भवन के महापुरुष भाईचारे को बहुत महत्व देते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि यह आखिरी महापुरुष दीनाए मुझसे बदला लेने के लिए हर संभव कोशिश करेगा। हालांकि मैं उससे और उसके अधीनस्थों से नहीं डरता। मुझे चिंता है कि वे किन कबीले के सदस्यों पर हमला कर देंगे। किंदे अपनी भौहें उठाता है। उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। उसने किन यू को 9 दानवों के हॉल के बारे में बात करते सुना है, इसलिए वह ये भी जानता है कि यह पानी के नीचे की जियुयाओ दुनिया में एक महाशक्ति है। अगर ऐसी शक्ति का कोई नेता किन कबीले के सदस्यों की हत्या करना चाहे, तो किन यू, जो काफी सारी सेनाओं को नियंत्रित करता है, के लिए भी इससे निपटना काफी मुश्किल होगा। आखिरकार किन यू प्रकाश में है जबकि दीनाई अंधेरे में है। जियो यू, आपने जिस पानी के नीचे की जियुयाओ दुनिया का उल्लेख किया है, उसमें अन्य शक्तियां भी होनी चाहिए, है ना? जू युआन पूछता है। किन यू ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ अंकल जू, इस पानी के नीचे की जियुयाओ दुनिया में कुल मिलाकर 4 प्रमुख शक्तियां हैं। नीला ड्रैगन महल, नीला पानी का भवन, 9 दानवों का भवन और तारकीय मीनार। ये तारकीय मीनार भी मेरी शक्ति है। नीला ड्रैगन महल और नीला पानी का भवन सबसे शक्तिशाली शक्तियां हैं।
तो फिर इस मामले पर एजियो ड्रैगन पैलेस और ब्लू वाटर मैंशन का क्या रुख है? जू युआन ने फिर पूछा। किन यू कहता है, बेशक वे मेरे पक्ष में हैं। 9 दानवों के हॉल में सिर्फ दी नाई ही बचा है, वे उसका समर्थन कैसे कर सकते हैं? नीला ड्रैगन महल, नीला पानी का महल और मेरा तार्कीय टॉवर यह घोषणा करने पर सहमत हो गए हैं कि 9 दानवों का हॉल अब हमेशा के लिए समाप्त हो गया है। चूंकि दी नाई बहुत शक्तिशाली नहीं है, इसलिए हमें कार्रवाई करने की भी जरूरत नहीं होगी। जब उसे पता चलेगा कि बाकी 3 शक्तियां उस पर हमला करने के लिए एकजुट हो रही हैं, तो वह खुद ही भाग जाएगा। बहुत अच्छा। जू युआन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। जियाओ यू, मैं तुमसे फिर पूछता हूँ, 9 दानवों के भवन में कितने अधीनस्थ दी नाई का अनुसरण करने के लिए दृढ़ हैं, और किन राजवंश में तुम्हारे कितने शियाओवादी हैं? जू युआन पूछता रहा। हालांकि ज्यादातर जियाओवादी ताकतवर लोगों का अनुसरण करते हैं, फिर भी 9 दानवों के हॉल के खत्म होने के बाद भी उनमें से बहुत कम लोग उसके साथ बने रहेंगे। लेकिन 9 दानवों के हॉल का इतिहास 1000 साल पुराना है, इसलिए मुझे लगता है कि लगभग सैकड़ों जियाओवादी दृढ़ता से उसका अनुसरण करेंगे। किन यू कुछ देर सोचता है और फिर आगे कहता है, मेरे तार्कीय टॉवर में किन राजवंश के कम से कम 10,000 अधीनस्थ हैं? जू युआन एक पल के लिए सोचता है, बाद में वह किन यू को देखता है और पूछता है, मुझे याद है कि जियूजेनिस्ट अपनी पवित्र इंद्रियों का उपयोग करके लोगों का पता लगा सकते हैं। हाँ, पवित्र इंद्रिय की सीमा व्यक्ति के आत्मिक स्तर से संबंधित होती है। आपका आत्मिक स्तर जितना ऊंचा होगा, आपकी पवित्र इंद्रिय की सीमा उतनी ही व्यापक होगी। जहाँ तक लोगों को पहचानने की बात है, तो आमतौर पर आप अपने बराबर या अपने से कमतर लोगों को पहचान सकते हैं। आपसे ज्यादा शक्तिशाली लोगों को पहचानना मुश्किल है, जब तक कि वे अपनी आभा को दबा न लें। आपके विशेषज्ञ उनकी तुलना में कैसे हैं? जू युआन ने फिर पूछा। किन यू आत्मविश्वास से कहता है, फेई फेई, जियाओ हेई और मैं तीनों मिलकर दी नाई को मार सकते हैं। मेरे उन चारों रक्षकों में से कोई भी उसे वश में कर सकता है। जू युआन कुछ देर सोचता है और फिर हल्की सी मुस्कान देता है। जू युआन, आपके पास पहले से ही एक समाधान है ना? किन दे ने चमकती आंखों से पूछा। जू युआन मुस्कुराते हुए कहता है, इस मामले से निपटना बहुत आसान है। दुश्मनों की हरकतों के आधार पर अभी भी कुछ रणनीतियां बनानी होंगी, लेकिन उनसे बचने के लिए मेरे पास एक छोटी सी योजना है। किन यू खुश हो जाता है और तुरंत कहता है, चाचा जू, जल्दी से मुझे इसके बारे में बताओ। जू युआन ने अपना पंखा धीरे से हिलाते हुए कहा, सबसे पहले, चूंकि आपके पास 10,000 शियाओवादी हैं, तो आइए हम उनकी पवित्र इंद्रियों का उपयोग करके उनमें से 5,000 को किन राजवंश की सीमा पर विभिन्न स्थानों पर अस्थायी रूप से रहने के लिए भेजें। वे कभी कभी अपनी पवित्र इंद्रियों का उपयोग करके गश्त पर निकलेंगे। ये रक्षा की पहली पंक्ति है। दूसरी बात, राजधानी का क्षेत्रफल बहुत बड़ा नहीं है, इसलिए शहर की 4 दीवारों पर सिर्फ 1000 जियाओवादी अपनी पवित्र इंद्रियों से सब कुछ ढक सकते हैं। जब वे थक जाते हैं, तो बारी बारी से खोज और पहरा भी दे सकते हैं। हालांकि शियाओ यू ने ये भी कहा कि किसी की पवित्र इंद्रिय केवल उन लोगों को ही पहचान सकती है जो उससे कमजोर या उसके बराबर के हों। अगर उन शियाओवादियों से ज्यादा ताकतवर कोई सामने आए, तो वे शायद उसे पहचान नहीं पाएंगे। इसलिए हम उन्हें नियमित अंतराल पर कई मजबूत विशेषज्ञों के साथ मिलाएंगे। तीसरा, शाही महल, इसका क्षेत्रफल छोटा है, इसलिए हम इन 10,000 शियाओवादियों में से 10 सबसे शक्तिशाली लोगों को इसकी रक्षा के लिए भेजेंगे। वे अपनी पवित्र इंद्रियों से इसे जरूर सुरक्षित कर सकते हैं। रक्षा की अंतिम पंक्ति शुद्ध वन उद्यान के अंदर है। शियो यू, तुम में से एक और तुम्हारे दोनों भाई यहाँ पहरा दे रहे होंगे। जू युआन द्वारा प्रस्तावित ये योजना सबसे सरल रक्षा योजना है। शुरुआत में किन यू ने सोचा था कि दी नाई उसके रिश्तेदारों की हत्या करने आएगा, इसलिए उसके विचार उथल पुथल में थे, लेकिन अब जू युआन के विश्लेषण को सुनने के बाद उसे कोई मानसिक समस्या नहीं है। जू युआन आगे कहता है, दी नाई और तुमने कुछ समय से एक दूसरे को नहीं देखा है, इसलिए किसी को पता नहीं कि उसने सत्ता में कोई सफलता हासिल की है या नहीं। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, हमें लापरवाह नहीं होना चाहिए। इसलिए चौथा, हम इस शुद्ध वन उद्यान में राजनीतिक छल कपट का इस्तेमाल करेंगे। हम दूसरे लोगों से कहेंगे कि वे तुम्हारे पिता और अंकल फेंग का वेश धारण करें और यहीं रहें। अगर दी नाई खुद कार्रवाई करके आखिरकार यहाँ पहुँच भी गए, तो भी उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। हम उन्हें मारने का जोखिम भी उठा सकते हैं। किन यू को शर्मिंदगी महसूस होने से रोका नहीं जा सका। पहले 3 बिंदुओं को सुनने के बाद उन्होंने सोचा कि योजना एकदम सही थी, लेकिन उन्होंने 10 वर्षों से डी नाई को नहीं देखा है, इसलिए हो सकता है कि डी नाई देर से डोंगक्सू चरण में पहुंच गए हों। ऐसे में खुद किन यू के लिए भी डी नाई से निपटना बहुत मुश्किल होगा। ये 4 बिंदु पहली योजना है, जिसका लक्ष्य दुश्मनों से रक्षा करना है। जू युआन मुस्कुराते हुए कहता है। किन यू चौंक गया। जू युआन आगे कहते हैं, दूसरी योजना हमें उन पर सक्रिय रूप से हमला करने की अनुमति देती है। इसके 2 बिंदु हैं। पहला, आपको अपने अधीनस्थों को ये खबर फैलाने के लिए भेजना होगा कि 9 दानवों का हॉल पूरी पानी के नीचे की जियाओ दुनिया में खत्म हो गया है, जिससे 9 दानवों के हॉल के अधीनस्थ निराश हो जाएं और चिंतित हो जाएं। किन यू मुस्कुराई। क्या ये उकसावा नहीं है? 9 दानवों के हॉल के खत्म होने की खबर सुनकर ज्यादातर अधीनस्थ शायद दी नाई छोड़ देंगे। दूसरा, आपको अपने अधीनस्थों को 9 दानवों के हॉल के अधीनस्थों से परिचित होने और दी नाई के पक्ष में मौजूद लोगों से संवाद करने का हर संभव प्रयास करने का आदेश देना होगा। अगर आप दी नाई के सूट में कई अधीनस्थों की घुसपैठ करा सकें, तो मामला आसानी से निपट जाएगा। किन यू की आंखें चमक उठीं। हर कोई किसी को तब मारता है जब वह नीचे गिरा होता है, इसलिए जब समय आएगा तो 9 दानवों के समूह के अधिकांश सदस्य निश्चित रूप से दी नाई को छोड़ देंगे।
स्वाभाविक रूप से जो लोग छोड़ेंगे वे दी नाई का अनुसरण करने वालों से परिचित होंगे, इसलिए दी नाई का अनुसरण करने वालों से संपर्क करने के तरीके खोजना मुश्किल नहीं होगा। वह उन्हें पवित्र हथियारों, पवित्र गोलियों आदि का लालच देकर कुछ जासूसों को डी नाई के करीबी अधीनस्थों के बीच घुसपैठ करवा सकता है, जिससे बाद में डी नाई को खत्म करना संभव हो जाएगा। जू युआन अपने पंख वाले पंखे को लहराते हुए मुस्कुराते हुए कहता है, ये बस 2 योजनाएं हैं जो मैंने तब बनाई जब मुझे नहीं पता था कि दी नाई क्या करने वाला है। अगर दी नाई बहुत कमजोर हुआ तो ये उसे खत्म करने के लिए काफी होंगी। अगर उसमें थोड़ी भी बुद्धि है तो मैं जरूर दूसरी योजनाएं सोचूंगा। जू युआन की रहस्यमय अभिव्यक्ति को देखकर किम यू मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। अंकल जू, अगर आप उनकी जगह होते तो क्या करते? वह पूछता है। मैं क़ियानलॉन्ग महाद्वीप में घुसपैठ करूंगा और नश्वरों से निपटने के लिए नश्वरों का इस्तेमाल करूंगा। केवल यही तरीका आश्चर्य के तत्व का लाभ उठा सकता है। इसके अलावा ये सबसे खतरनाक तरीका है। शू युआन उदासीनता से कहता है। इस तरीके को लागू करने के कई तरीके हैं जो अलग अलग परिणाम भी देते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी तरीका सीधे ज़ियुयाओवादियों का इस्तेमाल करके हमला करने से बेहतर है। जू युआन ने उदासीन मुस्कान के साथ कहा, हालांकि मैंने पहले ही उन सभी तरीकों पर विचार कर लिया है। मैं देखना चाहता हूं कि दी नाई क्या कदम उठाने वाला है। हो फेई ने 1-2 बार पलकें झपकाईं, फिर वह किन यू से कहता है, बड़े भाई, इस बूढ़े आदमी की तुलना में वे ज़ियुयाओवादी तो मूर्ख हैं। अब निश्चिंत होकर किन यू मुस्कुराते हुए कहता है, फेई, तुम सोच भी नहीं सकती कि मेरे अंकल जू कितने जबरदस्त हैं। इसके अलावा ज़ियुयाओवादी चालबाजियां करने में उतने कुशल नहीं होते, क्योंकि ज़ियुयाओ की दुनिया में व्यक्तिगत शक्ति ही राज करती है। जब पूरी शक्ति हो तो चालबाजियों का क्या फायदा? अगर मैं बहुत शक्तिशाली होता तो मैं अपनी पवित्र इंद्रियों से पूरे क़ियानलॉन्ग महाद्वीप को ढक लेता। जैसे ही दी नाई प्रकट होता मैं उसे मार डालता। मेरी इस चाल से सारी योजनाएं बेकार हो जाती। अफसोस की बात है कि मैं इतना शक्तिशाली नहीं हूँ, इसलिए मैं केवल अंकल जू की रणनीति पर ही भरोसा कर सकता हूँ। जब व्यक्तिगत शक्ति एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाती है तो उसके विरुद्ध कोई भी योजना या चाल अप्रभावी हो जाती है। जियाओ यू, मुझे लगता है कि दी नाई शायद किन वंश के सदस्यों की हत्या कर देगा। अगर वह असफल रहा तो शायद वह किन राजवंश के महत्वपूर्ण अधिकारियों को निशाना बनाएगा। तुम्हें इसके लिए कुछ तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अगर वे महत्वपूर्ण अधिकारी मारे गए तो किन राजवंश की स्थिरता को गहरा धक्का लगेगा। जू युआन सलाह देता है। 1000 ज़ियुयाओवादी ये दी नाई के सबसे वफादार अधीनस्थ हैं। दी नाई इन 1000 लोगों को साथ लेकर पहले ही 9 दानवों का भवन छोड़ चुका है। जाते समय वह अपने साथ सारा खजाना भी ले गया। 9 दानव भवन के 4 महापुरुषों में से 3 की मृत्यु हो चुकी है। अब केवल 9वां भाई ही बचा है। नीला ड्रैगन महल, नीला जल भवन और तारकीय मीनार संयुक्त रूप से घोषणा करते हैं कि अब से 9 दानव भवन का अस्तित्व नहीं रहेगा। जो कोई भी दी नाई को पकड़ेगा उसे तारकीय मीनार द्वारा एक उच्च श्रेणी के पवित्र अस्त्र से पुरस्कृत किया जाएगा। दी नाई का अनुसरण करने वाला कोई भी शियाओवादी पूरे जलमग्न शियाओ जगत का गद्दार होगा और उसे मार दिया जाएगा। यह आदेश पानी के नीचे स्थित ज़ियुयाओ दुनिया में बहुत तेजी से फैल गया। जू युआन के सुझावों के आधार पर किम यू ने एजियो ड्रैगन और ओल्ड फ्रीक थरी आइड से संपर्क किया और फिर संयुक्त रूप से यह आदेश देने का निर्णय लिया। जब ये फैला तो 9 दानव हॉल पलक झपकते ही ढह गया। जो भी भागेगा वह मरेगा। दी नाई एक विशाल बैंगनी दानव जलीय ड्रैगन में बदल जाता है और अपने ड्रैगन पंजे से सीधे भागने की चाह रखने वाले 10 ज़ियुयाओवादियों को चीर देता है। उसे अंदेशा था कि उसके मातहत शायद बगावत कर देंगे, इसलिए उस दिन जाते समय वह 9 दानवों के हॉल के हजारों मातहतों में से सिर्फ सबसे खास और वफादार लोगों को ही साथ लाया। अफसोस की बात है कि इन 1000 सबसे वफादार मातहतों में से भी कुछ उस आदेश का सामना करते ही भाग खड़े हुए। दी नाई को पकड़ने पर एक उच्च श्रेणी के पवित्र हथियार से पुरस्कृत किया जाएगा। दी नाई का अनुसरण करना पूरे पानी के नीचे के ज़ियुयाओ दुनिया को धोखा देने के समान है और इसकी सजा मौत होगी। ये 2 धाराएं उन वफादार ज़ियुयाओवादियों के दिलों को धड़का देती हैं। वे पूरी पानी के नीचे की ज़ियुयाओ दुनिया को धोखा दे रहे हैं और कुछ नहीं। तुम सब सुनो, अब से जो भी मुझे धोखा देगा उसे मार दिया जाएगा। अगर तुम मुझे धोखा नहीं दोगे तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। दी नाई अपने बचे हुए 800 से ज्यादा अधीनस्थों से कहता है। इन 800 से ज्यादा अधीनस्थों में से आधे उसके प्रति पूरी तरह वफादार हैं। हालांकि बाकी आधे उसके प्रति वफादार हैं, फिर भी उन्हें अपनी जान का डर है। दी नाई उदासीनता से कहता है, चिंता मत करो, अब 9 दानवों का हॉल टूट गया है। कौन जाने मैं जाते समय अपने साथ किसे ले गया। असल में कोई भी नहीं जान सकता कि तुम कौन हो। तुम्हें मारना तो दूर की बात है। वे शियाओवादी थोड़ा अधिक आराम महसूस करते हैं। और मैं तुम्हें विनाश के रास्ते पर नहीं धकेलूंगा। दी नाई मुस्कुराते हुए कहता है, मेरे पास 9 दानवों के हॉल के सारे खजाने हैं। पहले 9 दानवों के हॉल के कई हजार सदस्यों को ये दिए जाने थे, लेकिन अब सिर्फ तुम में से कुछ 100 लोग ही इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए सबके लिए ढेर सारे पवित्र हथियार और पवित्र गोलियां हैं। उन ज़ियुयाओवादियों की आंखें चमक उठीं। उन्हें ये भी पता था कि दी नाई भागते समय 9 दानवों के हॉल के सारे खजाने अपने साथ ले गया था। यान माओ, यान शिन, तुम चुपके से 300-300 सैनिकों को लेकर स्टेलर टॉवर के नीचे ब्लैक एक्वेटिक ड्रैगन गुफा के उत्तरी छोर पर पहुंचो और क़ियानलॉन्ग महाद्वीप के पास के पानी में इकट्ठा हो जाओ। मैं बाकी सैनिकों को लेकर वहां तुमसे मिलने आऊंगा।
हम 3 दिशाओं में आगे बढ़ेंगे। D9 ने अपनी सेना को 3 समूहों में विभाजित किया है और अपने 2 सबसे भरोसेमंद अधीनस्थों को उनमें से 2 का प्रभारी बनाया है। यान माओ और यान शिन बचपन से ही उनके पीछे पीछे चलते आ रहे हैं और उन्हें अपना पिता मानते हैं। वे बिना देर किए उनका आदेश मान लेते हैं। सब लोग डरो मत, बस अपने Z पहचान पत्र फेंक दो और नए पहचान पत्र लेने के लिए ब्लैक एक्वेटिक ड्रैगन गुफा में जाओ। अब से तुम सब बाहर से स्टेलर टॉवर के नीचे ब्लैक एक्वेटिक ड्रैगन गुफा के सदस्य हो, लेकिन अंदर से मेरे अधीनस्थ हो। D9 मुस्कुराते हुए कहता है। वे शियाओवादी बहुत शांत हो गए। इस तरह किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम मेरे अधीनस्थ हो, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। D9 आत्मविश्वास से कहता है। ब्लैक एक्वेटिक ड्रैगन गुफा के क्षेत्र में पहुंचने के बाद हम सबसे पहले कियान लोंग महाद्वीप के पास के पानी में अपना अड्डा बनाने के लिए एक जगह चुनेंगे। D9 उन थोड़े शांत शियाओवादियों की ओर देखते हुए कहते हैं, यकीन मानिए, अगर आप मेरी बात मानेंगे तो आपके पास किसी भी दूसरे शियाओवादियों से ज्यादा खजाने होंगे। इसके अलावा कोई भी आपकी असली पहचान नहीं जान पाएगा। एक बात याद रखना, किसी को भी चूहा मारने की इजाजत नहीं है। अब से ट्रांसमीटर सख्ती से बांटे जाएंगे। सिर्फ खास लोगों के पास ही ट्रांसमीटर हो सकते हैं। बाकी लोगों को बाहरी लोगों से संपर्क करने की इजाजत नहीं है। 10 सैनिकों का एक दस्ता होता है। जो भी भागेगा उसे मार दिया जाएगा और उसके दस्ते के बाकी सदस्यों को सामूहिक रूप से मौत की सजा दी जाएगी। D9 ठंडे स्वर में कहता है। उन शियाओवादियों के दिल कांप उठे। D9 फिर मुस्कुराई और दिलासा देते हुए बोली, चिंता मत करो, जब तक तुम मुझे धोखा नहीं दोगी तब तक तुम बहुत अच्छी तरह से जिंदा रहोगी। लेकिन अगर किसी दस्ते का कोई सदस्य भाग जाए तो दस्ते के बाकी सदस्यों को मुझ पर नहीं बल्कि उस भगोड़े पर इल्जाम लगाना चाहिए। वही तुम्हें नुकसान पहुंचा रहा है। सामूहिक दंड के इस्तेमाल से दस्ते के सदस्य एक दूसरे पर नजर रखते हैं। आखिरकार यहाँ उनकी जान दांव पर लगी होती है। इसके बाद दस्ते बनाए जाते हैं और ट्रांसमीटर वितरित किए जाते हैं। ठीक है, चलो 3 दिशाओं में चलते हैं। D9 ने आदेश दिया। D9 यान शिन और यान माओ के नेतृत्व में D9 के अधीनस्थ 3 समूहों में विभाजित हो जाते हैं, जो स्टेलर टॉवर की ब्लैक एक्वेटिक ड्रैगन गुफा की ओर भागने के लिए अलग अलग रास्तों का अनुसरण करते हैं। किम यू, अगर मैं तुम्हें मार भी ना सकूं तो भी मैं तुम्हारे सभी रिश्तेदारों को मार डालूंगा। ठीक है, तुम्हारा कुल किन राजवंश का शाही कुल है ना? मैंने सुना है कि राजवंश के उच्च पदस्थ अधिकारी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उनमें से कुछ को मारने से शायद तुम्हें भी सिरदर्द हो जाएगा। D9 ने हल्की सी ठंडी मुस्कान दी। B9C5 का अंत। पुस्तक 9 अध्याय 6 उत्परिवर्तित स्वर्गीय क्लेश। किम यू और लियर एक नीली झील के किनारे एक दूसरे के बगल में खड़े होकर दूर से एक आकृति को देख रहे हैं। इस समय आसमान में उदासी छाई हुई है, जमीन पर अंधेरा छा रहा है और तूफानी बादल मंडरा रहे हैं। पूरा आसमान एक अजीब सा गहरा लाल रंग लिए हुए है, मानो किसी विशाल भट्टी में तब्दील हो गया हो। आसमान में एक बैंगनी रंग का संकट का बादल तैर रहा है और अनगिनत सर्पीली बिजली की चिंगारियां चमक रही हैं। धमाका। एक बैंगनी बिजली उस गर्व से खड़ी आकृति पर एक धमाके के साथ गिरती है, जिसमें एक अदम्य शक्ति दिखाई देती है। बादल के नीचे वह आकृति कोई और नहीं बल्कि जियाओ हेई है, जो अपने 6 में 9 स्वर्गीय क्लेश से गुजर रहा है। जियाओ हेई अपनी तीखी चील जैसी आंखों से क्लेश के बादल को घूरने के लिए अपना सिर उठाता है। जैसे ही बिजली गिरती है वह अचानक चील जैसी आवाज निकालता है। एक भंवर दिखाई देता है जिसके केंद्र में जियाओ हेई का जियाओ हेंग है। वह बैंगनी वज्र अप्रत्याशित रूप से भंवर द्वारा चूसा जाता है और फिर जियाओ हेई के पेट में चला जाता है। वज्र को निगलना वह चाल है जिसमें जियाओ हेई सबसे कुशल है। लियर, ये तीसरा वज्र है। विपत्तियों का सामना करते समय अन्य लोग पहले संरचनाओं और प्रतिबंधात्मक मंत्रों से अपनी रक्षा करते हैं, फिर पवित्र हथियारों से वज्रों का सामना करते हैं, लेकिन जियाओ हेई ज्यादातर वज्रों को निगल जाता है। उसके लिए वज्र खजानों को भी शक्ति प्रदान करते हैं। किम यू मुस्कुराते हुए खुशी से कहता है। ली एर दूर से जियाओ हेई को देखती है और उसकी आंखों में प्रशंसा के भाव हैं और वह कहती है, बड़े भाई किम यू, जियाओ हेई एक विशेष दिव्य पशु है। दिव्य पशु भी उच्च, मध्यम और निम्न वर्गों में विभाजित होते हैं। जियाओ हेई निश्चित रूप से फी से कमतर नहीं है। किम यू इतना मुस्कुराता है कि उसकी आंखें सिकुड़ने लगती हैं। ऐसा इसलिए नहीं है कि वह जियो हेई के लिए खुश है, बल्कि इसलिए कि लियर ने उसे बड़ा भाई किम यू कहा था। उसे ऐसा कहने का कारण एक योजना थी जो उसने और हो फी ने 1 महीने पहले बनाई थी। हो फी के हरकत में आने और उसके मूर्खतापूर्ण अभिनय से उन्होंने एक अच्छा नाटक रचा और आखिरकार ली एर को उसे बड़ा भाई किम यू कहने पर मजबूर कर दिया। आज भी उसे इसमें बहुत मजा आता है। बेशक वह उसे यह नहीं बता सकता कि वह क्या महसूस करता है। धमाका। चौथा वज्र जोरदार धमाके के साथ नीचे गिरता है। धूल और पत्थर तेजी से ऊपर उड़ते हैं, मानो कोई तूफान चल रहा हो। वज्र का दबाव भयावह रूप से तेज होता है, लेकिन जियाओ हेई अपने पंख फैलाता है और अपना मुंह खोलता है, जिससे फिर से एक भंवर पैदा होता है। वज्र की कुछ ऊर्जा सीधे अवशोषित हो जाती है, जबकि बाकी जियाओ हेई के शरीर पर गिरती है। बहुत बढ़िया, इस वज्रपात में स्नान करना अद्भुत लगता है। जियाओ हेई की आवाज आसमान में गूंजती है। वह अपने पंख भी बेतहाशा फैलाता है। जब बिजली उसके पंखों से टकराती है तो उसका ज्यादातर हिस्सा सीधे अवशोषित हो जाता है और उसका एक छोटा सा हिस्सा ही पंखों पर लगता है, जिससे उसे बहुत कम नुकसान होता है। शायद कोई अन्य दिव्य जानवर इस तरह वज्र में स्नान नहीं कर सकता। किम यू बहुत खुश है।
ली एर भी उदासीन मुस्कान के साथ कहता है, पिछली बार फेई फेई ने 6 में से 9 स्वर्गीय क्लेशों को बहुत आसानी से पार कर लिया था, लेकिन जियाओ हेई की स्थिति को देखते हुए शायद वह इस क्लेश को फेई फेई से भी ज्यादा आसानी से पार कर लेगा। देखो, ये तो 5वां वज्रपात हो चुका है। जब वह अपनी बात समाप्त करती है तो 5वां वज्र शियाओ हेई के शरीर पर गिरता है। जियो हेई बेतहाशा अपने पंख फैलाता है। पंखों की सतह पर एक धुंधली रक्त लाल रोशनी दौड़ती है, साथ ही उसके शरीर के चारों ओर बिजली की तरह तरह की चिंगारियां लगातार टिमटिमाती रहती हैं। इस बार जियो हेई बिजली को मुंह से नहीं निगलता, क्योंकि उसे लगता है कि यह वज्र कुछ दमनकारी है। 5वां वज्र जियाओ हेई के शरीर पर जोर से गिरता है। रक्त लाल प्रकाश एक साथ बहुत तेजी से घूमता है। वाह, जैसे रुई पानी सोख लेती है, वैसे ही रक्त लाल प्रकाश अप्रत्याशित रूप से आधे से ज्यादा वज्र को तुरंत सोख लेता है। बची हुई बिजली जियाओ हेई को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा पाती। इस तरह 5वां वज्र अविश्वसनीय रूप से पराजित हो गया है। जियाओ हेई, ज्यादा लापरवाह मत बनो, हम छठे वज्रपात के बाद लौट आएंगे, किम यू जोर से हंसते हुए बोली। हालांकि उसने जियाओ हेई को ज्यादा लापरवाही न बरतने की चेतावनी दी थी, लेकिन उसके आखिरी वाक्य से पता चलता है कि वह छठे वज्र पर भी ज्यादा ध्यान नहीं देता। आखिरकार उसने हो फेई को छठे में 9 स्वर्गीय क्लेशों से गुजरते देखा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह जानता है कि छठा वज्र 5वें से थोड़ा ही ज्यादा शक्तिशाली है। चिंता मत करो बड़े, जियाओ हेई की आवाज दब जाती है। किम यू के चेहरे का रंग बदल जाता है, जबकि ली एर अचानक 2 कदम आगे बढ़कर उस संकट के बादल को घूरता है। बूम टिल्डर टिल्डर टिल्डर, पूरी दुनिया मानो गड़गड़ाने लगती है। इसी बीच गहरे लाल आकाश में चारों ओर से अनगिनत सर्पाकार विद्युत चिंगारियां उठती हैं और फिर सांपों के नियंत्रित गड्ढे की तरह संकट के बादल की ओर इकट्ठा होती हैं। क्या हो रहा है? क्या कोई क्लेश आमतौर पर तब खत्म नहीं होता जब उसके क्लेश बादल की ऊर्जा पूरी तरह से बमबारी में खर्च हो जाती है? ये क्लेश बादल फिर से बिजली क्यों इकट्ठा कर रहा है, जैसे शुरुआत में हुआ था जब यह अभी अभी बना था? किम यू को तुरंत बुरा लगा। प्राचीन काल से ही प्रत्येक स्वर्गीय विपत्ति ने एक के बाद एक वज्रपात किया है, जब तक कि मूल विपत्ति बादल की ऊर्जा समाप्त नहीं हो गई। केवल शुरुआत में ही बिजली को एकत्रित करके क्लेश बादल बनाया जा सकता है। किसी ने भी कभी ऐसा 6 में 9 स्वर्गीय क्लेश नहीं देखा है जो छठी बिजली गिरने से पहले ही क्लेश बादल को शक्ति प्रदान करने के लिए अप्रत्याशित रूप से फिर से बिजली एकत्रित कर ले। लियर अपनी आंखों में अभूतपूर्व गंभीर भाव लिए आकाश की ओर ठंडी निगाहों से देखती है। बड़े भाई किम यू, मैं इसे थोड़ा जांचने के लिए अपने कबीले की विधि का उपयोग करूंगी, वह किम यू से कहती है। वह तुरंत पैर मोड़कर बैठ जाती है और उसके हाथ हजारों हाथों में बदल जाते हैं। उसके शरीर से प्रकाश की कई हरी किरणें निकलती हैं और उसे अपने में समेट लेती हैं। साथ ही वह अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी ली एर का मुंह थोड़ा सा हिलता है। उसके मुंह के किनारे से प्रकाश की कई सुनहरी किरणें निकल रही हैं। वह एक पल में अपनी आंखें खोलती है और जियाओ हेई से चिल्लाती है, जियाओ हेई, अपना सर्वश्रेष्ठ करो, खिलवाड़ करने के बारे में सोचना भी मत। अगर तुम लापरवाह रही तो तुम्हारा शरीर और आत्मा दोनों पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। जियो हेई धीरे से सिर हिलाता है, लेकिन उसकी आंखों में एक अस्पष्ट लाल रोशनी चमकती है। किम यू को अब भी नहीं पता कि ली एर की जाति क्या है, लेकिन वह जानता है कि अभ्यास में उसकी धीमी प्रगति के बावजूद उसके पास कई जादुई शक्तियां हैं और वह अथाह है। उसने जो बताया उसके अनुसार ये उसके कुल की कुछ विशेष गुप्त तकनीकें हैं। जब उसने पहले ही ऐसा कहा है तो ये स्पष्ट है कि जियो हेई के इस छठे वज्रपात से मारे जाने की बहुत संभावना है। वाह, प्रकृति की सांसों की आवाज जैसी एक आवाज सुनाई देती है। बिजली के अवशोषण की गति पलक झपकते ही 100 गुना बढ़ जाती है। जब वह आवाज गायब हो जाती है तो प्रकृति में बिजली पूरी तरह से अवशोषित हो जाती है। इसके तुरंत बाद संकट का बादल थरथराने लगता है। धमाका, गति, एक अत्यंत भयावह गति। एक गहरे बैंगनी रंग का वज्र जो एक भुजा जितनी मोटी है नीचे गिर रहा है। वज्रों की दृष्टि से एक भुजा जितनी मोटाई वाला वज्र असाधारण रूप से छोटा होता है। चूंकि यह वज्र एक विपत्ति बादल की संपूर्ण ऊर्जा से बना है जिसने 2 बार बिजली सोख ली है, इसलिए ये कल्पना करना आसान है कि यह कितना भयावह और शक्तिशाली होगा। जियाओ हेई पागल हो गया है। उसकी आंखें लाल रोशनी से चमक रही हैं। वह अपने पंख पूरी तरह फैला देता है। उसके शरीर पर लाल रोशनी पूरी तरह फैल जाती है। 2 से 3 मीटर के दायरे में वह फिर चिल्लाता है और वह भंवर फिर से बनता है, लेकिन इस बार भंवर और भी तेज घूमता है और उसका दायरा भी बड़ा होता है। वह काली बैंगनी बिजली जो हाथ जितनी मोटी होती है भंवर पर वार करती है। भंवर तुरंत चकनाचूर हो जाता है। वह बिजली सचमुच इतनी शक्तिशाली होती है कि जियाओ हेई का भंवर उसे झेल नहीं पाता। फिर वह लाल रोशनी के 2 से 3 मीटर हिस्से को आसानी से भेद देती है, जैसे कोई छोटी सुई बर्फ की मोटी परत को भेद देती है। इस प्रक्रिया में लाल प्रकाश बिजली का केवल एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही अवशोषित कर पाता है, इसलिए अभी भी बहुत अधिक मात्रा में बिजली बची रहती है। चीख, पागलों की तरह चीखना। किम यू कांपने से खुद को नहीं रोक पाता, क्योंकि वह महसूस कर सकता है कि जियो हेई इस समय जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा पर है। बेहद सख्त पंख चकनाचूर हो जाते हैं। खून बिखर जाता है। जियाओ हेई के सख्त पंख भी वज्र की शक्ति का सामना नहीं कर पाते। उसका शरीर बिजली से तुरंत काला और झुलस जाता है। ये दृश्य देखते ही किम यू पागल हो जाता है। अकस्मात जियाओ हेई के पूरे शरीर से एक बेहद काला अंधकार निकलता है। यह अंधकार बेहद शुद्ध है, इतना शुद्ध कि यह अपने आसपास की प्रकाश किरणों को भी निगल जाता है। उसी समय जियाओ हेई का शरीर पूरी तरह से गायब हो जाता है।
पीछे सिर्फ अंधकार रह जाता है। अंततः वह वज्र एक धमाके के साथ अंधकार पर गिरता है। तो वह ऐसा ही है। ली एर धीमी आवाज में बुदबुदाती है, उसकी आंखें चमक रही हैं। लेकिन किन्यू उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। उसका ध्यान पूरी तरह से जियाओ हेई पर केंद्रित है। जियो हेई बचपन से ही किन्यू का पीछा कर रहा है, इसलिए यदि जियो हेई की मृत्यु हो जाती है तो यह उसके लिए एक असहनीय आघात होगा। आसमान अब शांत हो गया है और अपने पुराने नीले रंग में बदल गया है। जमीन के उस हिस्से को छोड़कर जो इस विपत्ति से झुलसकर काला पड़ गया है, कोई भी जगह प्रभावित नहीं हुई है। लेकिन अंधेरे का वह ढेर लगातार उबल रहा है और घूम रहा है। काफी देर बाद अंधेरा धीरे धीरे शांत होता है और फिर अचानक एक बाज के सिर वाले आदमी में बदल जाता है। जैसे ही किन्यू को उसकी आभा का एहसास होता है, वह जान जाता है कि यह कोई और नहीं बल्कि जियो हेई है, जिसका शरीर किसी किशोर की तरह थोड़ा पतला है। बड़े भाई, जियो हेई किन्यू को देखता है और कहता है, क्या तुम ठीक हो? किन्यू को लगा जैसे उसका पूरा शरीर पसीने से तर हो गया है। अभी तो वह बहुत बेचैन था। जियाओ हेई मुस्कुराते हुए कहती है, किसी तरह उस 6 में 9 स्वर्गीय क्लेश का आखिरी वज्र और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया। अगर मैंने पूरी ताकत न लगाई होती तो शायद मैं सचमुच उससे नष्ट हो जाती, लेकिन मैं नष्ट हो गई। हालांकि अब मैं काफी कमजोर हो गई हूँ, लेकिन अतीत में उस निषिद्ध तकनीक के इस्तेमाल से हुई कुछ छिपी हुई परेशानियां पूरी तरह से दूर हो गई लगती हैं। किन्यू का दिल खुशी से भर गया। जियो हेई द्वारा उस निषिद्ध तकनीक का इस्तेमाल करने के बाद किन्यू को लगा कि जियो हेई बदल गया है। शुरू में जियो हेई का स्वभाव बर्फ जैसा ठंडा था, लेकिन उस निषिद्ध तकनीक का इस्तेमाल करने के बाद वह भयावह रूप से अस्त व्यस्त हो गया। हालांकि अब किन्यू को लगता है कि जियो हेई के आसपास का वातावरण फिर से शुद्ध हो गया है, या सटीक रूप से कहें तो पूरी तरह से अंधेरा और बर्फ जैसा ठंडा हो गया है। बड़े भाई किन्यू, मुझे आपको कुछ चेतावनी देनी है, ली एर ने बिना किसी मुस्कान के किन्यू से कहा। इस समय किन्यू बहुत अच्छे मूड में है क्योंकि उसके भाई शियाओ हेई ने क्लेश पर विजय प्राप्त कर ली है। वह मुस्कुराते हुए कहता है, लिया बेझिझक मुझे इसके बारे में बताओ। हाँ, इतना उदास चेहरा मत बनाओ। हाँ, शियाओ हेई का 6 में से 9 स्वर्गीय क्लेश पार करना एक रोमांचक घटना है। ली आह भरते हुए कहता है, भाई किन्यू, अगर मैंने अपने कबीले की गुप्त विधि से जो गणना की है वह सही है तो आगे चलकर तुम्हारा क्लेश असाधारण रूप से शक्तिशाली होगा। मुझे आशा है कि तुम सावधान रहोगे। किन्यू चौंक गया। तुम्हारा क्या मतलब है? उसे उसकी बात कुछ रहस्यमय लगी। लियर सिर हिलाते हुए कहती है, मैं तुम्हें ये राज नहीं समझा सकती। तुम्हें इतना कुछ बताकर मैंने अपने कबीले के नियम तोड़ दिए हैं। मैं तुम्हें बस इतना आगाह कर सकती हूँ कि तुम्हें अपनी शक्ति को जितना हो सके उतना बढ़ाना होगा। इस मुश्किल घड़ी को लेकर घबराना नहीं चाहिए। इससे पहले कि तुम इसका सामना करो, तुम्हें अपनी शक्ति बढ़ानी होगी और खुद को तैयार करना होगा। उसकी वर्तमान अभिव्यक्ति को देखकर किन्यू जानता है कि वह ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहती है, इसलिए वह धीरे से सिर हिलाता है और उसकी बातों को दिल से लेता है। चूंकि 9 दानवों के भवन और कियानलोंग महाद्वीप के बीच काफी दूरी है, इसलिए दी नाई की सेनाओं को पहुंचने में काफी समय लगता है। जियाओ हेई के कष्ट के आधे साल बाद किन राजवंश में लंबे समय से चली आ रही शांति अंततः भंग होने लगती है। पूफ टिल्ड खून के छींटे, सिर कटते हैं। कई सौ गंभीर चेहरे वाले शियाओयाओवादी कुछ अन्य शियाओयाओवादियों पर सीधे हमला करते हैं। दी नाई की सेना, तुम लोगों ने किन राजवंश में घुसपैठ करने की भी हिम्मत की? लगता है तुम सब मौत की कामना कर रहे हो। प्रमुख शियाओयाओवादी ठंडी हंसी के साथ कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं कि बिना अनुमति के किन राजवंश में प्रवेश करने वाले किसी भी शियाओयाओवादी को मार दिया जाएगा? बाकी 7 शियाओयाओवादी एक दूसरे को देखते हैं। अब वे चारों ओर से घिर गए हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि वे भाग नहीं सकते। महोदय, एक छोटे बालों वाला शियाओवादी अचानक घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है, सर, मैं दी नाई का पीछा तो कर रहा था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका क्योंकि उसने हमारे ट्रांसमीटर हटा लिए थे, इसलिए हम में से कोई भी बाहरी लोगों से संपर्क नहीं कर पा रहा था। हमें ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया है। शान लिंग, हमारे स्वामी को धोखा देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दी नाई की तरफ से एक और जियाओवादी उस जियाओवादी को गुस्से से घूरता है। हालांकि छोटे बालों वाला शियाओवादी गुस्से से डांटता है, विश्वासघात। वो दी नाई वाला हमारी आजादी पर अंकुश लगाने के लिए सामूहिक दंड का इस्तेमाल करता है और यहाँ तक कि अड्डे के चारों ओर एक भ्रामक संरचना भी बना देता है ताकि हम बाहर न जा सकें। हमें तो ये भी नहीं पता था कि हम कहाँ रह रहे हैं। हम बस उसके आदेशों का पालन कर सकते थे। मैं तो ऐसे जीने से तंग आ चुका हूँ। प्रमुख शियाओवादी चमकती आंखों से कहता है, मुझे बताओ कि दी नाई कहाँ है। अगर तुम बता दोगे तो न सिर्फ तुम्हारी जान बच जाएगी, बल्कि तुम्हें अच्छा इनाम भी मिलेगा। दी नाई बहुत सतर्क है। हमारे जैसे जियाओवादी आमतौर पर एक विशाल ब्रह्मकारी संरचना के अंदर रहते हैं। जब हम बाहर आते हैं तो हमें संरक्षकों का अनुसरण करना होता है। कई चक्कर लगाने के बाद हम पहले ही कई लाख ली आगे बढ़ चुके हैं, इसलिए हमारे लिए ये पता लगाना असंभव है कि दी नाई का ठिकाना कहाँ है। केवल दी नाई और कई संरक्षक ही उसके अड्डे का स्थान जानते हैं, है ना? ये सच है, सर, छोटे बालों वाला शियाओइस्ट सम्मानपूर्वक कहता है। स्टेलर टॉवर का प्रमुख जियाओइस्ट कुछ देर के लिए भौहें चढ़ाता है, फिर कहता है, इस आत्मसमर्पण करने वाले जियाओइस्ट को छोड़ दो, बाकी सभी को मार डालो। कृपया मुझे छोड़ दो। 2 अन्य शियाओयाओवादी, जो अभी तक बहुत अड़े हुए थे, तुरंत घुटने टेककर विनती करने लगे। स्टेलर टॉवर के प्रमुख शियाओइस्ट ने ठंडी हंसी के साथ कहा, क्या आप दोनों जानते हैं कि डी नाई का बेस कहाँ है?
वे दोनों चौंक जाते हैं और फिर अपना सिर हिलाते हैं। तुम दोनों ने शुरुआत में ही आत्मसमर्पण करने के बजाय आखिरी पल तक इंतजार किया। इसके अलावा तुम बिल्कुल बेकार हो। तुम सबसे घटिया किस्म के कूड़ेदान हो, प्रमुख जियुयाओवादी एक ठंडी गुनगुनाहट के साथ कहता है। उसके पैरों के नीचे उड़ती तलवार इन दोनों जियुयाओवादियों की जान तुरंत ले लेती है। फिर कई और सैकड़ों जियुयाओवादी एक साथ अपनी उड़ती तलवारें चलाते हैं। अनगिनत उड़ती तलवारें आसमान में उड़ती हैं और पल भर में उन कई जियुयाओवादियों के शरीरों को भेद देती हैं। उनका खून हवा में बिखर जाता है। सिर्फ छोटे बालों वाला जियुयाओवादी ही जिंदा बचता है। इस रात किन राजवंश की सीमा पर कई जगहों पर लड़ाई छिड़ जाती है और हर जगह 10-10 शत्रु शियुयाओवादी दिखाई देते हैं जो सभी मारे जाते हैं। हालांकि D9 ने अपने पहले हमले में उससे कहीं ज्यादा शियुयाओवादियों को मार गिराया था और उनमें से कई पहले ही किन राजवंश में प्रवेश कर चुके थे। प्रतिशोधात्मक हत्या शुरू होने वाली है। B9C6 का अंत। पुस्तक 9 अध्याय 7 नरसंहार। स्टेलर टॉवर के नीचे ब्लैक एक्वेटिक ड्रैगन गुफा से संबंधित एक निश्चित पानी के नीचे की पर्वत श्रृंखला में कोई नहीं जानता कि यह पानी के नीचे की पर्वत श्रृंखला 9 दानवों के महल के एकमात्र भाग्यशाली राजा D9 का वर्तमान आधार है जो बच निकलने में सफल रहे। आधार के चारों ओर एक विशाल संरचना स्थापित है, इसलिए D9 और घाटी के दो उपस्वामी यान माओ और यान शिन ही आधार से बाहर निकलने का रास्ता जानते हैं। एक जेड कप पकड़े हुए D9 बढ़िया शराब का स्वाद ले रहे हैं। यान शिन, हमने जो 10 दस्ते भेजे थे उनकी वर्तमान स्थिति क्या है? वह उदासीनता से पूछता है। उसके नीचे के दो सैनिक यान शिन और यान माओ उसके सबसे भरोसेमंद अधीनस्थ हैं। यान शिन तुरंत कहता है, घाटी के स्वामी, इस बार हमने किन राजवंश में घुसपैठ करने के लिए विभिन्न स्थानों से 10 दस्ते भेजे थे। हालांकि स्टेलर टॉवर बहुत ज्यादा सैनिकों के साथ बचाव कर रहा है, इसलिए 4 दस्ते अभी भी मारे गए हैं। ओह, 4 दस्ते अभी भी मारे गए हैं। D9 ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। इस बार उसके द्वारा भेजे गए 10 दस्ते 10 अलग अलग दिशाओं से किन राजवंश में दाखिल हुए। वे या तो दिन के उजाले में सीधे शहर के फाटकों से होकर गए, या फिर अज्ञात पर्वत श्रृंखलाओं के दुर्गम कोनों से होकर आए, या फिर किन राजवंश में प्रवेश करने से पहले समुद्र से जंगल में एक लंबा चक्कर लगाया। फिर भी 10 में से 4 टीमें समाप्त हो चुकी हैं। D9 ने कई बार ठहाके लगाए। लगता है कि किन यू नाम के लड़के ने अपने रिश्तेदारों की रक्षा के लिए बहुत परेशानी उठाई है। यान शिन ने बीच में कहा, घाटी के स्वामी, हम इससे देख सकते हैं कि किन यू अपने कबीले के सदस्यों को कितना महत्व देता है। केवल इसी स्थिति में आप उसके रिश्तेदारों को मारकर उसके दिल को पीड़ा पहुंचा सकते हैं और इस तरह अपना थोड़ा सा गुस्सा निकाल सकते हैं। यह सही है, D9 मुस्कुराते हुए कहती है। अगर उसे अपने परिवार की कद्र नहीं है तो अपने रिश्तेदारों को मारने से उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए मेरे लिए ऐसा करना बेकार है। मुझे उसके दिल को तकलीफ देनी होगी और उसे मानसिक रूप से कष्ट देना होगा। वह जितना ज्यादा दुखी और पीड़ित होगा, मैं उतनी ही ज्यादा खुश रहूंगी। 6 दस्ते 60 सैनिक राजधानी में घुसने के बाद 12 छोटे छोटे समूहों में बंट जाएंगे। मुझे आश्चर्य है कि वे कितने लोगों को मार पाएंगे। D9 अपने प्याले में शराब पीता है और फिर उठकर चला जाता है। 2 भाई यान शिन और यान माओ उन्हें विदाई देने के लिए झुकते हैं। बड़े भाई, घाटी का स्वामी किन यू से हद से ज्यादा नफरत करता है। उसकी नफरत पहले ही जुनून की हद तक पहुंच चुकी है, लेकिन स्टेलर टावर हमसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है और एजियो ड्रैगन पैलेस और ब्लू वाटर मैंशन भी किन यू का साथ दे रहे हैं। अगर हालात ऐसे ही रहे तो, यान माओ ने पवित्र इंद्रिय संचार के जरिए भौहें चढ़ाते हुए कहा। हालांकि वे दोनों D9 के प्रति वफादार हैं, फिर भी वे अपने भविष्य को लेकर कुछ अनिश्चित हैं। हालांकि वे इस मामले पर अपनी पवित्र इंद्रियों से ही बात कर सकते हैं, क्योंकि वे D9 को ये बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। यान शिन ठंडी हंसी हंसता है और फिर अपनी पवित्र इंद्रियों से कहता है, दूसरे भाई, हम दोनों का पालन पोषण घाटी के स्वामी ने किया था। जब बाकी सभी महाराजा पहले ही मर चुके हैं तो हम उन्हें कैसे धोखा दे सकते हैं। इसके अलावा जो लोग इस कार्य को अंजाम देंगे वे सभी साधारण सैनिक हैं। हम दोनों और 6 रक्षकों को घाटी छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा, इसलिए हमें किसी भी खतरे का सामना नहीं करना पड़ेगा। कुछ देर सोचने के बाद यान शिन ने आगे कहा, दूसरे भाई, तुम्हें बस प्रशिक्षण में मेहनत करनी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किन यू के कितने रिश्तेदारों को मार सकते हैं। बस किसी और चीज पर ध्यान मत दो। घाटी का मालिक इस तरह नीचे पड़ा है, मुझे नहीं लगता कि किन यू हमें ढूंढ पाएगा। यान माओ ने अपना सिर हिलाया। आखिरकार कोई भी व्यक्ति जो थोड़ा भी बुद्धिमान है ये देख सकता है कि D9 नुकसान में है, लेकिन उसे एक फायदा भी है, वह ये कि वह अंधेरे में है जबकि किन यू प्रकाश में है। इसलिए D9 किन यू पर हमला कर सकता है, लेकिन किन यू शक्तिशाली होने के बावजूद उस पर हमला नहीं कर सकता क्योंकि उसका स्थान पता लगाना मुश्किल है। किन राजवंश की राजधानी के एक शहर के प्रवेश द्वार के एक अटारी के अंदर 2 शियुयाओवादी एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अरे भाई यान, हम यहाँ आधे साल से ज्यादा समय से हैं, लेकिन 9 दानवों के हॉल के बचे हुए गुंडे दिखाई ही नहीं देते। हमें अपनी पवित्र इंद्रियों से निगरानी रखने के लिए भी मजबूर होना पड़ता है। ये तो वाकई, एक छोटा आदमी कहता है। दूसरा, एक हट्टा कट्टा आदमी जो टांगे क्रॉस करके बैठा है, अब आंखें खोलते हुए कह रहा है, खबरदार, अगर तुम्हारी बात लीक हो गई तो टावर मास्टर बहुत गुस्सा हो जाएगा। अपनी जान से मत खेलो। इस समय मजबूत कद काठी वाले व्यक्ति के चेहरे का रंग बदल जाता है। शियुयाओवादियों का पता चला। इस नगर द्वार मीनार के 1 किलोमीटर के दायरे में 10 शियुयाओवादी प्रकट हुए हैं। हृष्टपुष्ट व्यक्ति तुरंत अपने नीचे मौजूद शियुयाओवादियों को पवित्र इंद्रिय संचार के माध्यम से सूचित करता है।
फिर नगर द्वार मीनारों के कई छोटे छोटे बरामदों से बिजली की तरह विभिन्न आकृतियां बाहर निकलती हैं। वे सभी पवित्र इंद्रिय संचार का उपयोग करते हैं और उनके कई किलोमीटर के दायरे में लगभग 100 शियुयाओवादी तुरंत उसी स्थान की ओर बढ़ते हैं। अब दिन हो गया है, तेजी से चलो ताकि वे नश्वर हमें न देख सकें। 100 सैनिकों वाली टुकड़ी का नेता अपनी पवित्र बुद्धि से तुरंत अपने मातहतों को आवाज लगाता है। वे 100 सैनिक एक साथ अपनी पूरी रफ्तार पकड़ लेते हैं। वे तेज हवा की तरह चलते हैं और पलक झपकते ही 100 मीटर आगे निकल जाते हैं। इतनी तेज गति से केवल कुछ जियांटियन विशेषज्ञ ही उन्हें देख पाते हैं। लेकिन पूरे कियानलोंग महाद्वीप पर कितने जियांटियन विशेषज्ञ हैं और इतनी कम दूरी पर कितने जियांटियन विशेषज्ञ हैं। पूफ टिल्डर खून के छींटे, टकराना, मांस को हिंसक तरीके से फाड़ा गया है। तुम गलत लोगों को मार रहे हो। मैं स्टेलर टावर का रक्षक हूँ। हमला किए गए 5 लोगों के समूह का एक सदस्य, हरे बालों वाला एक दुबला पतला आदमी, बिना देर किए पवित्र इंद्रियों के जरिए हमलावर जियुयाओवादियों से कहता है। जब जियुयाओवादी एक दूसरे को मारते हैं तो उनके पास मुंह से बात करने का समय नहीं होता और इसलिए वे केवल अपनी पवित्र इंद्रियों के जरिए ही संवाद कर पाते हैं। गलत लोग। स्टेलर टावर का गार्ड, वह दस्ता नेता हरे बालों वाले शियाओइस्ट के सामने खड़ा होता है जो जीवित रहने के लिए भाग्यशाली है और ठंडी हंसी के साथ कहता है, 5 अजीब शियाओइस्ट में से 4 तुरंत मारे गए हैं और उनमें से केवल यही एक बचा है। सर, मैं सचमुच स्टेलर टावर का सदस्य हूँ। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप मेरा जेड आइडेंटिटी कार्ड देख सकते हैं। हरे बालों वाला जियुयाओइस्ट घबराकर तुरंत बोला। दस्ते का नेता ठंडी हंसी के साथ कहता है, तुम्हारा जेड पहचान पत्र वाकई स्टेलर टावर का है, लेकिन टावर मास्टर ने बहुत पहले ही आदेश दे दिया था कि किन राजवंश में प्रवेश करने वाले किसी भी शियुयाओवादी को मार दिया जाए। मैं, हरे बालों वाला शियाओइस्ट अभी भी बहस करना चाहता है। दस्ते के नेता के चेहरे पर मजाक और मनोरंजन की झलक है। बच्चा, झूठ बोलना बंद कर। मैं तुझे एक बात बताता हूँ। टावर मास्टर ने मैनेजर झूंग को पहले ही बता दिया है कि स्टेलर टावर की सेना को भी किन राजवंश में घुसने की इजाजत नहीं है। हरे बालों वाला शियुयाओवादी अपनी आंखें गोल गोल घुमाते हुए कहता है, महाशय, मैं उन 10,000 शियुयाओवादियों में से एक हूँ जो शुरुआत में यहाँ आए थे। मुझे किन राजवंश की सीमा की रक्षा के लिए भेजा गया था। ओह, दस्ते का नेता स्तब्ध रह गया। यह एक संभावना है। 5,000 शियाओइस्ट वास्तव में किन राजवंश की सीमा पर विभिन्न स्थानों की रक्षा कर रहे हैं। क्या टावर मास्टर ने तुम्हें कोई आदेश नहीं दिया था? तुम लोग बिना इजाजत के क्यों चले गए? दस्ते का नेता संदेह से पूछता है। उसने अभी तक अपनी सतर्कता कम नहीं की है। हरे बालों वाला शियाओइस्ट कुछ आशा देखकर खुश होता है। अच्छा साहब, जिन जियुयाओवादियों को आपने अभी मारा वे मेरे साथ थे। आपने गलत निशाने साधे, वे हमारे साथी थे। हरे बालों वाला जियुयाओवादी दुख से कहता है। दस्ते का नेता पूरी तरह से स्तब्ध दिखाई देता है। इस समय हरे बालों वाला शियाओइस्ट पहले से ही भागने का एक रास्ता निकाल चुका है। हालांकि पूफ, एक तेज तलवार उसके पेट में घुस जाती है। हरे बालों वाला जियुयाओवादी आंखें फाड़े अपने सामने खड़े दस्ते के नेता को देखता है और अविश्वास से कहता है, तुमने क्यों किया भाई? तुम वाकई बहुत होशियार हो। बदकिस्मती से टावर मास्टर ने इस छोटी सी गलती का पहले ही ध्यान रख लिया था। हम 10,000 पहरेदारों के जेड पहचान पत्र पहले ही बदल दिए गए थे। इसलिए जैसे ही हमें तुम्हारा आभास हुआ हम समझ गए कि तुम हम में से नहीं हो। दस्ते का नेता खिलखिलाकर मुस्कुराता है। तो फिर तुम मुझसे इतनी बातें क्यों करते रहे? क्योंकि उसके शरीर का एक अहम हिस्सा छिद गया था। हरे बालों वाला जियुयाओइस्ट, जो अभी अभी जिंदन अवस्था तक पहुंचा है, बहुत बुरी तरह घायल हो गया है। लेकिन वह अभी भी जवाब जानना चाहता है। दस्ते का नेता गंभीरता से कहता है, अच्छा ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम अब तक नहीं आए। हम यहाँ आधे साल से ज्यादा समय से इंतजार कर रहे हैं लेकिन कुछ भी नहीं देखा। हम बोर हो गए थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से हम तुम्हारे साथ थोड़ा खेलना चाहते थे। हाँ, वे लगभग 100 जियुयाओवादी जोर जोर से हंसने लगे। आसपास के कुछ लोगों को शक हुआ कि ये लोग क्यों हंस रहे हैं, लेकिन ये लोग हट्टे कट्टे थे। ये देखकर कोई भी उनके पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। भाइयों, इसे साफ करो और चले जाओ। लाशों को नष्ट करने के बाद इस दस्ते के 100 सदस्य बिना किसी चिंता के धीरे धीरे शहर के द्वार में प्रवेश करते हैं और फिर शहर की दीवार पर अपने अपने पदों पर लौट आते हैं। लगभग उसी समय 5 अन्य छोटे समूह अलग अलग स्थानों से गुप्त रूप से राजधानी में घुसपैठ करने का प्रयास करते हैं। तथापि ये कहा जा सकता है कि राजधानी की सुरक्षा लगभग अभेद्य है क्योंकि एक के बाद एक समूह पूरी तरह से नष्ट हो रहे हैं। स्टेलर टावर के रक्षक, जिन्होंने पिछले 6 महीनों से कोई हत्या नहीं की है, इन जियुयाओवादियों के साथ अपनी इच्छानुसार खिलवाड़ करने का अवसर लेते हैं। लेकिन ये गार्ड बहुत लापरवाह हैं। पहले समूहों को मारने के ठीक बाद समूहों का एक और समूह प्रकट होता है और उन्हीं जगहों से राजधानी में घुसपैठ करता है। चूंकि इन जगहों के मूल रक्षक पहले समूहों को मारने के लिए पहले ही निकल चुके होते हैं, इसलिए बाद वाले समूह सुरक्षित रूप से अंदर घुसने में कामयाब हो जाते हैं। यदि स्टेलर टावर के गार्ड सतर्क होते और अपनी पवित्र इंद्रियों से हर समय निगरानी रखते तो बहुत संभव था कि वे 5 के समूह के दूसरे बैच का पता लगा लेते। लेकिन स्पष्टतः बहुत से गार्ड सतर्क नहीं हैं। 5 के 12 छोटे समूहों में से 5 समूह इस विधि से राजधानी में प्रवेश करने में सफल होते हैं। जहां तक आकाश मार्ग से जाने की बात है तो ये तरीका काम नहीं करता क्योंकि राजधानी के हवाई क्षेत्र को प्रतिबंधात्मक उपायों से सील कर दिया गया है और कोई पक्षी भी वहां उड़ने का सपना नहीं देख सकता। राजधानी, राजकुमार यू का भवन। किम यू एक कुर्सी पर बैठा है।
यान रूई और लियांग टैन उसके सामने हैं। यान रूई ने काले रंग का कवच पहना हुआ है जो उसके सुडौल शरीर को उभार रहा है, लेकिन लियांग टैन गंभीर भाव लिए हुए है और उसकी तरफ नजरें नहीं घुमा रहा है। टावर मास्टर, शहर की दीवारों पर कई जगहों से खबर मिली है कि कई छोटे छोटे समूहों ने राजधानी में घुसने की कोशिश की है। अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि क्या ऐसे किसी समूह ने हमारी सुरक्षा व्यवस्था को भेदकर अंदर आने की कोशिश की है, लियांग टैन गंभीरता से कहता है। किन यू ने सिर हिलाकर मुस्कुराते हुए कहा, वे बहुत ही दुर्जेय हैं, है ना? राजधानी के अंदर हर शियाओवादी को सतर्क रहना चाहिए और सावधानी से तलाशी लेनी चाहिए। जहां तक शाही महल में रहने वालों की बात है, मुझे उन्हें ये बताने की जरूरत नहीं है कि उन्हें क्या करना है ना? चिंता मत करो टावर मास्टर। दी नाई की सेनाएं चाहे कितनी भी संख्या में यहाँ आएं, उनका सफाया हो जाएगा। उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा, लियांग टैन ने आत्मविश्वास से कहा। किन यू ने थोड़ा सिर हिलाया। वह निश्चित रूप से सहज है। उसने न केवल निगरानी के लिए किन राजवंश की सीमा पर स्टेलर टॉवर के पहरेदारों को तैनात किया, बल्कि शहर की दीवारों पर भी पहरेदार तैनात कर दिए। इसके अलावा राजधानी के अंदर इस समय 1000 से ज्यादा शियाओवादी मौजूद हैं। वे राजधानी के विभिन्न स्थानों पर रहकर लगातार निगरानी कर रहे हैं। इंपीरियल पैलेस के अंदर और भी अधिक कड़ी सुरक्षा है। सर, शाही महल के अंदर बहुत सख्त पहरा है। जो 25 भाई बच गए थे, उनमें से आधे से ज्यादा पहले ही मर चुके हैं। एक विद्वान सा दिखने वाला शियाओइस्ट एक रेस्टोरेंट में बैठा अपने अधीनस्थ की बात पवित्र इंद्रिय संचार के माध्यम से सुनता है। फिर वह आदेश देता है, लक्ष्य बदलो, राजपरिवार के सदस्यों और राजधानी के प्रमुख अधिकारियों पर हमला करो, जितना हो सके मार डालो। हाँ, विद्वान चाय का घूंट लेता है और आह भरता है। घाटी के मालिक ने सचमुच हमें इस मिशन के साथ अपनी मौत की तलाश करने को कहा था। उसके चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान आ जाती है, लेकिन वह और बाकी लोग यहाँ आने से कतराते हैं, क्योंकि अगर वे नहीं माने तो दी नाई उन्हें मारने के बजाय मौत से भी बदतर अंजाम देगा। अचानक, भाई, आप सचमुच बहादुर हैं कि आपने किन राजवंश की राजधानी में घुसपैठ की। एक किशोर विद्वान की ओर बढ़ता है। विद्वान का चेहरा अचानक बदल जाता है। वह अप्रत्याशित रूप से अपने सामने खड़े किशोर की शक्ति का स्तर नहीं बता पाता। तुम जैसे जरा देर से आए जिंदान स्टेज वाले ने राजधानी में घुसने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें जरूर मौत की इच्छा होगी। जैसे ही यह वाक्य विद्वान के कानों में पड़ता है, किशोर भी उसके पास पहुंच जाता है। हालांकि विद्वान स्थिर रहता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह पहले ही मर चुका है। ये किशोर कोई और नहीं बल्कि स्टेलर टॉवर के 10,000 गार्डों की 10 कंपनी के नेताओं में से एक है। गर्जना टिल्डर टिल्डर एक भयानक चीख सुनाई देती है। उसके तुरंत बाद कई धमाके होते हैं। युद्ध मंत्री की आधी से ज्यादा हवेली तबाह हो चुकी है। दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। एक पल में युद्ध मंत्री के महल में एक साथ 10-10 आकृतियां प्रकट हो जाती हैं। उनके हाव भाव बेहद भद्दे हैं। हर महत्वपूर्ण उच्च पदस्थ अधिकारी की सुरक्षा 3 शियाओवादियों द्वारा की जाती है, लेकिन अभी अभी हमला करने वाला शियाओवादी अप्रत्याशित रूप से एक ऑक्टोपस था। जब उस पर हमला किया गया तो वह अपने विशाल वास्तविक रूप में बदल गया और हताशा और क्रोध से आत्मविनाश कर लिया, जिससे युद्ध मंत्री सहित उसके परिवार के आधे से अधिक लोग मौके पर ही मारे गए। सर, वे 3 गार्ड जिनका कर्तव्य युद्ध मंत्री की सुरक्षा करना है, इस समय भय से कांप रहे हैं। पापा, बर्फ जैसे ठंडे चेहरे वाला एक लंबा चौड़ा आदमी उनमें से एक को जोर से थप्पड़ मारता है और फिर ठंडे स्वर में कहता है, तुम तीनों दुश्मन से भी नहीं निपट पाए। अगर तुम थोड़ी देर और डटे रहते तो हम समय पर पहुंच जाते, लेकिन तुम थोड़ी देर भी नहीं डटे रहे। टावर मास्टर की सजा के लिए तैयार रहो। पकड़ना, जब दुश्मन ने खुद को नष्ट कर लिया तो वे कैसे टिके रह सकते थे? ये तीनों शियाओवादी बहुत अन्याय महसूस करते हैं। इस बीच राजधानी में जगह जगह हमले शुरू हो जाते हैं। राजधानी में घुसने में कामयाब हुए 25 शियाओवादियों में से आधे से ज्यादा शाही महल में ही मारे गए, लेकिन फिर भी वे महल में मौजूद कई दर्जन हिजड़ों, कई दर्जन महिला सैनिकों और एक शाही उपपत्नी को मारने में कामयाब रहे। शेष बचे लगभग 10 शियाओवादी भी कई महत्वपूर्ण अधिकारियों और कई 100 आम लोगों की हत्या करने में सफल हो जाते हैं। परिणाम देखकर किन यू के चेहरे पर कुछ भद्दा भाव आ गया। टावर मास्टर, हमारे रक्षक भी जिंदन स्टेज पर हैं, इसलिए उनकी संख्या ज्यादा होने के बावजूद वे दुश्मनों को एक ही वार में नहीं मार सकते। चूंकि वे दुश्मनों को एक ही वार में नहीं मार सकते, इसलिए दुश्मन सिर्फ अपनी ऊर्जा भेजकर बड़ी संख्या में मनुष्यों को मार सकते हैं। मनुष्य वाकई बहुत कमजोर हैं, यान रूई ने झुंझलाहट में कहा। किन यू मुस्कुराने की कोशिश करती है। दरअसल जब शियाओवादी आपस में लड़ते हैं तो भले ही उनकी सेना दुश्मनों से ज्यादा हो, लेकिन लड़ाई में निकली ऊर्जा ही इंसानों को मार सकती है। इस तरह इस बार एक शाही उपपत्नी, कई महत्वपूर्ण अधिकारी और यहाँ तक कि 100 से ज्यादा हिजड़े, दासियां और आम लोग मारे गए। शहर की दीवारों पर निगरानी बढ़ाओ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने सारे शियाओवादी चुपके से अंदर घुस पाएंगे। अब से निगरानी गार्डों की संख्या बढ़ा दो। सबसे अच्छा उपाय यही है कि दुश्मनों को राजधानी में घुसने से रोका जाए। किन यू तुरंत आदेश देता है। एक मंत्री और कई अन्य महत्वपूर्ण अधिकारियों की मृत्यु वास्तव में किन राजवंश और उसकी प्रजा के लिए एक गंभीर आघात है। हालांकि दी नाई ने इस हमले का इस्तेमाल सिर्फ पानी की परीक्षा लेने के लिए किया। उसके असली निर्मम हमले अभी बाकी हैं। B9C7 का अंत। पुस्तक 9 अध्याय 8।
हृदय परिवर्तन। घाटी के सरदार, मुझे मिली सबसे ताज़ा खबर कहती है कि 25 सैनिक राजधानी में घुसने में कामयाब हो गए हैं। शाही महल पर हमला करते समय उनमें से एक ने हताशा में खुद को मार डाला, जिससे किसी कुलीन की मौत हो गई। ये किन राजवंश की महारानी या शाही उपपत्नी होनी चाहिए? यान शिन सम्मानपूर्वक रिपोर्ट करता है। डी नाई की आंखें तुरंत चमक उठती हैं। वास्तव में? डी नाई ने फिर पूछा। यान शिन सिर हिलाते हुए कहती है, घाटी के मालिक, खबरों के मुताबिक शाही महल की महिलाएं उस महिला को लेडी कहती थीं, इसलिए वह या तो महारानी थी या शाही उपपत्नी। बहुत अच्छा, फिर क्या हुआ? डी नाई के चेहरे पर खुशी की एक परत छा गई। यान शिन चौंक गया, लेकिन यान माओ ने कहा, घाटी के सरदार, यह आखिरी खबर है। ये खबर भेजने के बाद उस दस्ते के नेता को मार दिया गया, लेकिन बाकी बचे शियाओवादियों को योजना के अनुसार राजधानी में शाही महल के बाहर रहने वाले महत्वपूर्ण अधिकारियों और कुछ राजघरानों पर हमला करना चाहिए था। मनुष्य बहुत कमजोर होते हैं, इसलिए कोई भी शियाओवादी अपनी ऊर्जा का सहज ही इस्तेमाल करके उन्हें मार सकता है। किन राजवंश को जरूर काफी नुकसान हुआ होगा। बहुत अच्छा, डी नाई हंसते हुए खड़े हो जाते हैं। हालांकि इस बार की लड़ाई को देखते हुए हम देख सकते हैं कि किन राजवंश की रक्षा बेहद मजबूत है। इतना भारी नुकसान झेलने के बाद वह निश्चित रूप से अपनी रक्षा फिर से मजबूत करेगा। शायद राजधानी की दीवारों पर निगरानी से बचकर अंदर घुसना बहुत मुश्किल होगा। यान शिन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? घाटी के मालिक यान शिन, बहुत देर तक विचार करने के बाद मैं एक बढ़िया समाधान लेकर आया हूँ। मनुष्यों से मनुष्यों की लड़ाई। डी नाई ने बड़ी मुस्कान के साथ कहा। यान शिन और यान माओ चौंक गए। वे जियाओवादियों पर नजर रख रहे हैं, लेकिन वे नश्वरों से कैसे बचाव कर सकते हैं? अगर हम नश्वरों के एक समूह को नियंत्रित कर सकें और उन्हें किन राजवंश पर हमला करने का आदेश दे सकें, तो हम निश्चित रूप से उन्हें आश्चर्यचकित कर पाएंगे। इससे शायद जियाओवादियों के साथ हमला करने से भी बेहतर परिणाम मिलेंगे। डी नाई आत्मविश्वास से कहता है। यान शिन और यान माओ की आंखें तुरंत चमक उठीं। किन राजवंश में एकत्रित खुफिया जानकारी के अनुसार कियान लोंग महाद्वीप में हत्यारे संगठनों के साथ साथ जासूसी संगठन भी हैं। डी नाई मुस्कुराते हुए कहते हैं, और मोती और गोमेद, जो समुद्र की तलहटी में हमारे लिए बेकार हैं, मनुष्यों को सबसे ज्यादा प्रिय हैं। वैली मास्टर, आपका मतलब है? यान शिन को भी यह पता चल गया है। तुम बुरे नहीं हो। पहले हम उन हत्यारे संगठनों को पैसे और जवाहरात देकर कार्रवाई के लिए उकसाएंगे। डी नाई धीरे से कहता है, लेकिन खुफिया जानकारी के अनुसार उनके द्वारा स्वीकार किए जाने वाले हत्या अभियानों की सीमा सीमित है। वे किन राजवंश के राजकुमारों की हत्या करने की हिम्मत नहीं करेंगे। इसलिए इसके अलावा हमें अपना एक हत्यारा संगठन भी बनाना होगा। हम इसे स्वयं स्थापित करेंगे? यान शिन ने संदेह से पूछा। डी नाई सिर हिलाते हुए कहते हैं, ठीक है, हम मिंग राजवंश और हान राजवंश में कई दर्जन जियाओवादी भेजेंगे। वे कुछ जियांटियन विशेषज्ञों के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे ताकि वे हमारे संगठन में शामिल होने के लिए प्रेरित हों। उसी समय हम कुछ बड़े कुलों को शियाओवादियों की शक्ति का प्रदर्शन करेंगे ताकि उनका समर्थन प्राप्त कर सकें और यहाँ तक कि कुछ बड़े कुलों के प्रभाव को नियंत्रित कर सकें। डी नाई की आंखें चमक उठीं। मिंग राजवंश और हान राजवंश को आधार बनाकर हम स्पेक्टर नाम का एक हत्यारा संगठन बनाने जा रहे हैं। इसकी सर्वोच्च प्राथमिकता किन राजवंश के शाही वंश के सदस्यों को मारना होगी। उसकी आंखों में एक बेहद ठंडापन उभर आता है। उसने तय कर लिया है कि उसका सबसे बड़ा लक्ष्य शाही परिवार के सदस्यों को मारना है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ये नश्वर लोग किन यू को मार पाएंगे। आप बहुत प्रतिभाशाली हैं, घाटी मास्टर। यान शिन और यान माओ दोनों घुटनों के बल बैठ जाते हैं और खुशी से कहते हैं। मनुष्यों से मनुष्यों की लड़ाई की इस योजना को सुनने के बाद उन्हें यह असाधारण रूप से संभव लगता है, क्योंकि जियाओवादियों की रक्षा करने वाले लोग पवित्र इंद्रियों का उपयोग करके अन्य जियाओवादियों पर नजर रख सकते हैं, लेकिन मनुष्यों पर उसी तरह नजर नहीं रखी जा सकती। स्पेक्टर हत्यारा संगठन। डी नाई मन ही मन ठंडी हंसी हंसता है। किन यू, मैं तुम्हारे कबीले को बता दूंगा कि एक भूत द्वारा प्रेतवादित होने पर कैसा महसूस होता है। मिंग राजवंश के अंदर मिंग राजवंश के एक प्रमुख विशेषज्ञ यू वेनशांग मुख्य सड़क पर घोड़े पर सवार हैं। अब अंधेरा हो चुका है, फिर भी वे धीरे धीरे चल रहे हैं। रुकना, एक ठंडी चीख उठती है। कौन? यू वेनशांग का चेहरा बदल जाता है। वह अचानक चिल्लाने वाले का स्थान नहीं समझ पाता। मैं तुम्हारे पीछे हूँ। वह बर्फ जैसी ठंडी आवाज फिर सुनाई देती है। यू वेनशांग घोड़े से उतरकर पीछे मुड़ता है। उसकी हरकतें बहुत सहज हैं। वह कोई उकसावे वाली हरकत नहीं करता, क्योंकि वह समझता है कि अगर कोई बिना देखे उसके पीछे आ जाए और उसे मारना चाहे तो वह पहले ही मर चुका होता। आप यू वेनशांग के चेहरे का रंग बहुत बदल जाता है, क्योंकि उसके सामने खड़ा आदमी अप्रत्याशित रूप से हवा में खड़ा है। किंवदंती के अनुसार केवल शांगशियान ही बिना किसी की सहायता या उपकरण के हवा में खड़ा हो सकता है। आप शांगजियन हैं? वह अविश्वास से पूछता है। हाँ। नीले वस्त्र पहने यह मजबूत आदमी तुरंत मान जाता है। दरअसल यह नीले वस्त्र वाला विशाल आदमी सिर्फ एक जियाओवादी है। मैं देख रहा हूँ कि आप काफी प्रतिभाशाली हैं और पहले से ही जियांतियान विशेषज्ञ हैं, इसलिए मैं आपको अपना शिष्य बनाना चाहता हूँ। क्या आप ऐसा चाहते हैं? ये सुनकर कि शांगक्सियन उसे अपना शिष्य बनाना चाहता है, यू वेनशांग अचंभित रह गया। ओह, तुम्हें यह नहीं चाहिए? नीले कपड़े पहने बड़े आदमी ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। नहीं, मुझे चाहिए। आपसे मिलना सम्मान की बात है, गुरु। यू वेनशांग तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और बोला, एक शांगशियन और कोई नहीं।
यह एक सर्वोच्च सत्ता है। अनगिनत मार्शल आर्टिस्ट शांगशियन के शिष्य बनने का बस सपना ही देख सकते हैं, तो यू विंगशान भला कैसे मना कर सकता है जब अब एक शांगशियन उसे अपना शिष्य बनाना चाहता है। आखिरकार एक शांगशियन का आकर्षण वाकई बहुत ज्यादा होता है। मात्र 3 महीने के अल्प समय में ही एक बड़ा हत्यारा संगठन स्थापित हो जाता है। ये हत्यारा संगठन मिंग और हान राजवंशों के समय से चला आ रहा है। इसके लिए कई दर्जन बड़े कबीले काम करते हैं जिनका इतिहास 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। ये बड़े कबीले इसके लिए काम करने के लिए सिर्फ इसलिए राजी हुए हैं क्योंकि उनके कुछ सदस्य शांगशियान के अनुयायी बन गए हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में जियांटियन विशेषज्ञ भी इस हत्यारे संगठन में शामिल हो गए हैं। शांगबेक्सियन बनना हर शीर्ष श्रेणी के मार्शल कलाकार का सपना होता है। हत्यारा संगठन इतनी बड़ी शक्ति है और उसके पास इतने सारे जियांटियन विशेषज्ञ हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से इसने कुछ हाउटियन विशेषज्ञों को भी आकर्षित किया है। बादलों को तितर बितर करने वाली तेज हवा की तरह इसका प्रभाव किन राजवंश तक भी फैल गया है। 3 महीनों में हेवनली नेट के बाद दूसरा सबसे बड़ा हत्यारा संगठन स्थापित हो गया है। इसे स्पेक्टर कहते हैं। राजकुमार यू के भवन में अंकल जू, उस समय आपकी भविष्यवाणी वाकई बुरी नहीं थी। पिछले कुछ महीनों में एक हत्यारा संगठन सचमुच उभर आया है। किन यू मुस्कुराते हुए कहता है। जू युआन ने पहले ही एक बेस बिल्डिंग पिल ले ली थी और उसके बाद किन यू ने अपनी ऊर्जा का उपयोग करके उसके चैनलों को साफ किया और उसकी मज्जा को शुद्ध किया, जिससे उसे गोली की दवाओं को अवशोषित करने में मदद मिली। इसलिए अब वह एक जियांटियन विशेषज्ञ भी है और 40 या 50 के दशक के व्यक्ति की तरह दिखता है। आधार निर्माण गोलियां बहुत कीमती हैं और साधारण जियूजेन स्कूल उन्हें प्राप्त नहीं कर सकते हैं। किन यू ने खजाना भंडार महल की कुछ सामग्रियों का उपयोग करके, जिन्हें उसने 9 दानवों के भवन से चुराया था, कुछ आधार निर्माण गोलियां बनाई। ऐसी ही एक गोली और उसकी व्यक्तिगत सहायता से एक सामान्य व्यक्ति को पल भर में जियांटियन विशेषज्ञ बना दिया जा सकता है। नश्वर दुनिया में घुल मिल जाना, नश्वरों को नश्वरों से ही निपटना। लेकिन दी नाई जरा सा ही चालाक है। वह अचानक एक हत्यारे संगठन का इस्तेमाल कर रहा है जिससे निपटना हमारे लिए सबसे आसान काम है। जू युआन अपने पंख वाले पंखे को लहराते हुए कहता है, बिल्कुल बेपरवाह सा लग रहा है। किन यू अंकल जू को देखता है। चिंता मत करो, फिलहाल तुम्हें कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है, चूंकि वह पहले से ही नश्वरों का इस्तेमाल कर रहा है। मैं उससे सिर्फ नश्वरों का इस्तेमाल करके ही निपट सकता हूँ। जू युआन ने पंख वाले पंखे को हल्के से हिलाया और आत्मविश्वास से कहा। किन यू ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। उसी दिन शाम को किन यू अकेले लैंप के नीचे किताब पढ़ रहा है। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। तो यह आप ही हैं, पिताजी। किन यू कमरे का दरवाजा खोलता है। वह अपने पिता किंदे को दरवाजे के बाहर देखकर हैरान और उत्साहित हो जाता है। शू युआन की राजनीतिक चाल के अनुसार प्यो फॉरेस्ट गार्डन में रहने वाले लोग किंदे और फेंग्यूजी नहीं हैं। दरअसल किंदे और फेंग्यूजी राजकुमार यू की हवेली में रह रहे हैं। किंदे मुस्कुराते हुए सिर हिलाता है। मेज पर किताब देखकर वह मुस्कुराते हुए कहता है, तुम शाम को भी किताबें पढ़ रही हो। मैं बस ऊब गया हूँ। किन यू तुरंत एक तरफ बैठ जाती है। किंदे किताब उठाकर देखता है। लाभ और हानि। ये किताब ताओवाद के किसी विशेषज्ञ ने लिखी है। इसे सचमुच संदर्भ के स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। किन यू सिर हिलाते हुए कहता है, शिवजिनिस्ट सच्ची शक्ति का सम्मान करते हैं, लेकिन मैं जितना ज्यादा इस दुनिया में रहता हूँ उतना ही ज्यादा मानसिक रूप से थका हुआ महसूस करता हूँ। ये किताबें पढ़ने से मुझे थोड़ा आराम मिल सकता है। अपने पिता के सामने वह अनजाने में अपनी कमजोरी दिखा देता है। किन यू दृढ़ इच्छा शक्ति वाला है। यह वाकई अविश्वसनीय है कि एक बिगलैल बच्चा, जिसने कुछ समय पहले ही उसकी तरह जियूजेन की दुनिया में कदम रखा था, अपने वर्तमान स्तर तक पहुंच पाया है। युवा, तुम्हें आराम करना चाहिए, लड़ते मत रहो, किंदे ने दिलासा देते हुए कहा। लड़ाई? पिताजी, मैं बिल्कुल भी लड़ना नहीं चाहता, लेकिन दूसरे लोग मुझे लड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं। विदेशी जियूजेन दुनिया में लोग मुझे मारना चाहते थे। अगर मैं नहीं मरना चाहता तो मैं उन्हें मार ही सकता था। किन यू ने गहरी सांस ली। किंदे को ये कारण समझ आ गया। वह कुछ देर के लिए अवाक रह गया। मैं हमेशा से इस कहावत पर विश्वास करता आया हूँ कि कमजोर लोग अपने आदर्शों को अपने कार्यों पर नियंत्रण करने देते हैं, लेकिन ताकतवर लोग अपने कार्यों से अपने आदर्शों को नियंत्रित करते हैं। उनकी अभिव्यक्ति दृढ़ हो जाती है। जब मैं उदास और पीड़ा में होता हूँ तो मैं जोर से गाता हूँ। जब मैं डरा हुआ होता हूँ तो मैं बहादुरी से आगे बढ़ता हूँ। जब मेरी क्षमताएं मेरी इच्छा के अनुरूप नहीं होती तो मैं पिछली सफलताओं को याद करके फिर से प्रयास करने का साहस जुटाता हूँ। मैं अपने आदर्शों को अपने कार्यों पर हावी नहीं होने दूंगा, वरना शायद बहुत जल्द मेरी हत्या कर दी जाएगी। किन यू की आंखें चमक उठीं। पानी के नीचे की जियुयाओ दुनिया में मैं पहले तो मारना नहीं चाहता था, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं नर्म दिल रहा तो मैं अपने मातहतों को काबू में नहीं रख पाऊंगा और वे मेरे खिलाफ हो जाएंगे। इसलिए मेरे पास दृढ़ और ठंडा रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। उस समय मेरा पीछा किया जा रहा था, जब मैं अकेले अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, जब मैं अकेलापन महसूस कर रहा था, जब मैं कमजोर महसूस कर रहा था। मुझे बस बीते दिनों के वो सुखद दिन याद आ रहे थे और वो पल जब मैं तुम्हारे और भाइयों के साथ था, ताकि खुद को फिर से अपनी जान बचाने के लिए दौड़ता रहूं। मुझे विश्वास था कि आखिरकार एक दिन आएगा जब मैं खुद को आजाद कर पाऊंगा। किन यू अपनी मुठ्ठियां भींच लेता है, जिससे उनकी नीली नसें दिखाई देने लगती हैं। यू एर। किंडे ने किन यू के कंधों को पकड़ लिया। क्या मैं अपनी इच्छा के विरुद्ध अपने कर्मों को खुद पर हावी होने दूं?
मुझे नहीं पता। उस दिन ये जानने के बाद कि मेरे स्वामी की मृत्यु हो गई है और आपके और अंकल फेंग के हाथ काट दिए गए हैं, पहले तो मैं केवल डोंगफेंग यू को मारना चाहता था, लेकिन डोंगफेंग नियान ने उसे सौंपने से इनकार कर दिया। अगर मैं नर्म दिल होता तो शायद और भी लोग किम कबीले को धमकाते। इसलिए मुझे अपनी सच्ची भावनाओं के विरुद्ध जाना पड़ा। मुझे निर्दयी होना पड़ा और उनका नरसंहार करना पड़ा। किम यू की आंखें भयंकर हैं। बचपन में सीमाओं में बंधे रहने के कारण मुझे बहुत तकलीफ होती थी। मैं अभ्यास नहीं करना चाहता था, लेकिन मैंने खुद को अभ्यास के लिए मजबूर किया। हर बार जब मैं कोई सीमा पार करता तो मुझे सुकून मिलता। ये बारिश के बाद इंद्रधनुष देखने जैसा था। मुझे पता था कि एक दिन मुझे तुम्हारी स्वीकृति मिल ही जाएगी। तुम्हारी मुस्कुराहटें ही वो इंद्रधनुष थीं जिसका मुझे सबसे ज्यादा इंतजार रहता था। किम यू एक बच्चे की तरह मुस्कुराती है। पिताजी, ज़ियोजेनिस्टों की दुनिया बहुत क्रूर है, वह आह भरते हुए कहता है। किंदे बिना कुछ कहे केवल उसके हाथ पकड़ती है। अगर अंकल लैन न होते तो मुझे लड़ते रहना पड़ता और लोगों को मारना पड़ता, वरना मैं बदला नहीं ले पाता, भले ही मेरे रिश्तेदारों का अपमान होता। किम यू धीमी आवाज में कहता है। वह अंकल लैन का बहुत आभारी है। अंकल लैन की वजह से वह थोड़ा आराम कर पाया है और अपनी सच्ची भावनाओं के अनुसार कार्य कर पाया है। ये दुनिया ताकतवरों की है। अगर किम यू सबसे ताकतवर नहीं है तो वह अपनी इच्छा के विरुद्ध ही काम कर सकता है। मैं हत्या नहीं करना चाहता था, नहीं बेरहम बनना चाहता था, नहीं निर्दयी और नहीं खून का प्यासा, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था। हर बार जब मैं अकेला होता तो मेरे दिल में एक दर्द सा महसूस होता। हालांकि इसे सहना मुश्किल था, फिर भी मुझे बाहर से शांत रहना पड़ता था या फिर मुस्कुराते हुए चेहरा बनाना पड़ता था, क्योंकि मैं टावर का मालिक हूँ। मैं अपना धैर्य नहीं खो सकता, डर नहीं सकता या कमजोर नहीं हो सकता। मुझे दृढ़, निर्दयी और निर्दयी दिखना होगा। किम यू अपने पिता की तरफ देखता है और धीमी आवाज में हंसता है। फिर वह मानो सिसकते हुए कहता है, पिताजी, क्या आप जानते हैं कि कैसा लगता है? मुझे पता है, यू एर, मुझे पता है। किंदे का दिल भी दुख रहा है। पिछले यहाँ तक कि जब एजियो ड्रैगन पैलेस और ब्लू वाटर मैंशन के विशेषज्ञों ने जो दो शक्तियाँ कई हजार वर्षों से अस्तित्व में हैं, किम यू को देखा तो वे सभी यह स्वीकार करने से खुद को नहीं रोक सके कि वह दृढ़ और शांत था और वह एक बहते हुए विशाल पर्वत का भी मुस्कुराते हुए सामना कर सकता था। एजियो ड्रैगन, ओल्ड फ्रीक थरी-आयड, रेवरेंड यानजो और यी दा जैसे विशेषज्ञ कई हजार से 10,000 वर्षों से इस तरह के वातावरण में रह रहे हैं। जब वे छोटे थे, उनका कठोर और निर्दयी होना सामान्य बात है। हालांकि किम यू उनसे अलग है। उसने 20 साल की उम्र में ही पानी के नीचे की जियाओ दुनिया में कदम रख दिया था। जब वह छोटा था तो अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ रहता था। मिस्टी विला में उसे दादाजी लियान ने पढ़ाया था। वह दयालु और भावुक स्वभाव का है। हालांकि वह परिस्थितियों का शिकार हो गया। बचपन में उसने अपनी शक्ति बढ़ाने और अपने पिता की स्वीकृति पाने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा दी थी। अंततः वह सफल रहा और वू जिंग के साथ लगभग मर गया। फिर वह पानी के नीचे स्थित जियाओ दुनिया में चला गया और जियाओवादियों की इस दुनिया के अनुकूल होने के लिए उसे एक बार फिर अपनी इच्छा के विरुद्ध कार्य करना पड़ा। कमजोर लोग अपने आदर्शों को अपने कार्यों पर नियंत्रण करने देते हैं, लेकिन शक्तिशाली लोग अपने कार्यों से अपने आदर्शों को नियंत्रित करते हैं। यदि यह कहावत मेरे हृदय की गहराई में एक स्तंभ की तरह मेरी आंतरिक दुनिया को सहारा न देती तो शायद मैं अपनी इच्छा के विरुद्ध कार्य करने में असमर्थ होने के कारण बहुत पहले ही टूट चुका होता। किम यू की आंखें आंसुओं से चमक उठती हैं। अपने दिल में दबा दर्द बाहर निकालने के बाद वह अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाता। यू एर, किंदे अपने बेटे को देखता है। उसके दिल में भावनाएं उमड़ रही हैं। युआ, तुम सब कुछ अपने दिल की गहराई में नहीं रख सकते, समझ रहे हो? तुम्हें घर पर अपनी भावनाएं बतानी होंगी और बाहर अपने दोस्तों को भी। उन सबको अपने दिल में मत दबाओ। किम यू गहरी सांस लेती है और फिर मुस्कुराती है। पिताजी, मैं भाग्यशाली हूँ कि अंकल लैन ने मेरी मदद की। अगर उन्होंने मेरी मदद नहीं की होती तो इसका मतलब होता कि भाग्य मेरे साथ न्याय कर रहा है। लेकिन मेरा जीवन मेरा है, इसलिए मुझे अपना मालिक खुद बनना होगा। किम यू खड़ा होता है और कमरे का दरवाजा खोलता है। इसी तरह मुझे अपनी इच्छा के विरुद्ध कार्य करना जारी रखना होगा, क्योंकि मैं मजबूत बनना चाहता हूँ। किम यू की आवाज बहुत अडिग है। वह कमरे से बाहर निकलता है और आसमान में चमकते तारों को देखने के लिए अपना सिर ऊपर उठाता है। वह मन ही मन खुद से कहता है, मैं अपने रिश्तेदारों को अपमानित और पीड़ित होते नहीं देख सकता, इसलिए मुझे मजबूत बनना होगा, इतना मजबूत कि मैं उनकी रक्षा कर सकूं। मुस्कुराता हुआ, संयमित, कठोर और रक्त पिपासु, मुझे ऐसा ही होना चाहिए। कमजोरी और कोमलता सिर्फ मेरे दिल में ही दफन हो सकती है। बिल्कुल। किम यू के हाव भाव और भी दृढ़ हो जाते हैं।